तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का टिश्यूज। ये चैप्टर बहुत टफ लग रहा है ना? लगेगा ही। अभी तक तुमने मास्टर का गनशॉट लेक्चर नहीं देखा। दे कॉल मी मास्टर, द चेंज विल कम फास्टर। बेटा ये टिश्यूज चैप्टर में तुम्हें इतनी खूबसूरती से पढ़ाने वाला हूं कि इसका एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक टॉपिक आपको मीठा मीठा हलवा लगेगा। सारी बातें दिमाग में और दिल में अच्छे से बस जाएंगी और तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे डिट्टो इस लेक्चर के अंदर से आएंगे। तो शुरू किया जाए भाई आज का लेक्चर। तैयार है आप? उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, इस टाइम पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। जितने गुड्डू गुड़िया उस क्वेश्चन का सही आंसर देंगे उन सभी का नाम, सबका तो नहीं, उसमें से 10-15 गुड्डू गुड़िया का नाम मैं अगले लेक्चर के लास्ट में अनाउंस करूंगा। जैसे पिछले लेक्चर में जिन्होंने सही आंसर दिए, आज के लेक्चर के लास्ट में उनका नाम है। तो इस टाइम पे जाके क्वेश्चन का सही आंसर करना है। स्टार्ट करें भाई। उससे पहले अपनी प्रथा क्या, कॉन्फिडेंस में कमेंट करने की। आज कॉन्फिडेंस में हम क्या कमेंट करेंगे? दे कॉल मी मास्टर, द चेंज विल कम फास्टर। हाँ, तुम हो मास्टर। स्टार्ट करते हैं भाई आज का लेक्चर। यार सबसे पहले समझते हैं कि टिश्यूज क्या होता है। बहुत सिंपल है। आपको सेल्स याद है? सेल क्या होती है? सबसे छोटी यूनिट लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसको क्या बोलते हैं? सेल। मान लो मेरे पास कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स हो। क्या हो? ग्रुप ऑफ सेल्स जो एक जैसे दिखते हो, जो एक जैसा काम करे। इस ग्रुप ऑफ सेल्स को ही मैं क्या बोलता हूं? टिश्यूज। क्या है टिश्यू? ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। यही लिखा है, अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, एक जैसे दिखते हो आसपास, एंड वर्क टुगेदर, साथ में काम करें, टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। इनको एक पर्टिकुलर मैंने काम असाइन कर दिया। अच्छा, ये वाला डायग्राम देखो, आपने पहले चैप्टर में भी देखा था। इसको अच्छे से फिर समझते हैं। बॉडी की सबसे छोटी यूनिट, लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? सेल होती है। अगर मेरे पास एक ग्रुप ऑफ सेल्स हो, है ना, जिसके अंदर 500, 1000, लाखों सेल्स हो, जो एक जैसी दिखती हो, एक जैसा काम करें, उनको मैं क्या बोलता हूं? टिश्यू बोलता हूं। टिश्यू बन गया। अब बहुत सारे टिश्यूज, यानी बहुत अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स, बहुत सारे टिश्यूज को जब मैं मिलाता हूं तो बॉडी के अंदर एक ऑर्गन बनता है। जैसे हमारा स्टमक हो गया, हमारा लिवर हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, पैनक्रियाज हो गया, वगैरह वगैरह। तो हमारी बॉडी के एक ऑर्गन को बनाने में बहुत सारे टिश्यूज लगते हैं। चलो भाई, ऑर्गन बन गया। अब अगर बॉडी के बहुत सारे में ऑर्गन्स को मैं मिला दूं तो क्या बनता है? एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम जैसे समझ लो कि मेरा माउथ हो गया, मेरा फूड पाइप हो गया, मेरा स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, लिवर हो गया। ये सब चीजें क्या करती हैं बेटा? खाना पचाने का काम। तो ये कौन सा सिस्टम है? डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया। ऐसे ही बहुत से सिस्टम है बॉडी के अंदर। जैसे मान लो मेरा हार्ट हो गया, ब्लड हो गया, ब्लड को कैरी करने वाले पाइप हो गए, ब्लड वेसल। ये सब क्या करते हैं? खून का सर्कुलेशन, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम बन गया। ऐसे बहुत से ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी में, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, वगैरह वगैरह। अगर मैं अपने बॉडी के अंदर के सारे ऑर्गन सिस्टम को मिला दूं तो मैं बन जाऊंगा। यानी अगर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम को मैंने मिला दिया तो क्या बन जाता है बेटा? ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो ऑर्गेनिज्म किससे बना है? बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से। ऑर्गन सिस्टम किससे बना है? बहुत सारे ऑर्गन से। एक ऑर्गन किससे बना है? बहुत सारे टिश्यू से। और एक टिश्यू किससे बना है? बहुत सारे सेल से बना है। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स जो एक जैसे दिखते हो, एक जैसा काम करते हो। इसको समझते हैं यार। मान लो तुम्हारे घर में शादी ब्याह का फंक्शन है। हाय हाय हाय, किसकी शादी है? तेरी शादी। और ये सर मेरी शादी? हाँ, तुम्हारी शादी हो रही है। अब भाई शादी हो रही तो घर में बड़ा काम होगा। तो आपके पिताजी ने क्या किया? काम का बंटवारा करना शुरू किया। आपके चाचा, मामा, बुआ के कुछ ऐसे बच्चे थे जो खाने पीने का बड़ा शौक रखते थे। कचौड़ी में क्या होता है, पूड़ी क्या होता है, रसगुल्ला, गुलाब जामुन का डिफरेंस भी पता है उनको। बुलाया, तुम चारों इधर आओ, तुम्हें खाने का शौक है? हाँ। तुम चारों एक जैसे हो? हाँ। तुम्हारा मैं ग्रुप बनाता हूं। अब शादी के अंदर खाने की व्यवस्था तुम 4 लोग करोगे। क्या हुआ? ग्रुप ऑफ सेल्स वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। क्या बन गया? ये एक टिश्यू बन गया। मान लो तुम्हारे और कोई 4-5 कजन थे जो ऐसे थे कि ताकतवर, एकदम ऐसे बलवान टाइप के। तो उनको बोला एक काम करो, शादी के अंदर जितना लेबर वाला काम है ना, बाल्टी से खाना देना लोगों को, पंडाल लगाना, सामान इधर से उधर ले जाना, ये सब तुम करोगे। ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर वर्किंग टुगेदर। अच्छा, ऐसे ही मान लो तुम्हारे कोई 3-4 भाई बहन थे जो बातें करने में बड़े अच्छे थे, प्यारी प्यारी बातें, चापलूसी, मेहमान नवाजी आती थी। उनको बुलाया एक काम करो, तुम चारों
सिर्फ और सिर्फ शादी के अंदर जीजा और फूफा का ध्यान रखोगे। जीजा और फूफा का अलग एटीट्यूड होता है। शादी में ऐसे आते हैं खड़े, कोई पैर नहीं छुआ हमारा, हमारी इज्जत नहीं है, खाना नहीं पूछा कोई। बोला तुम चारों जीजा फूफा का अच्छे से ध्यान रखोगे। क्या किया मैंने? ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। तो बेटा आपके पिताजी ने क्या किया? आपके पिताजी ने काम का बंटवारा कर दिया। तो हमारी बॉडी के अंदर भी टिश्यूज यही करता है। क्या करता है? काम का बंटवारा, डिवीजन ऑफ लेबर। यही है टिश्यू की खूबसूरती, टिश्यू का सबसे बड़ा यूटिलाइजेशन। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हमारे एग्जाम्पल ऑफ टिश्यूज क्या क्या हो गए? मसल टिश्यूज, नर्व टिश्यू, ब्लड टिश्यूज, फिर ये प्लांट में मिलेंगे जाइलम, फ्लोएम। अभी नाम से परेशान मत हो, आगे एक एक नाम का एकदम पोस्टमार्टम कर देंगे। अच्छा, अब हमारी बॉडी के अंदर जैसे मान लो मसल के टिश्यूज हैं, ये किससे बने होंगे? सेल से बने होंगे। लंबी लंबी सेल होती है मसल की। अच्छा, अब ये मसल टिश्यूज को क्या काम दिया गया? इनको बोला गया मसल क्या करती है? बॉडी की मूवमेंट कराती है। मसल की वजह से ही बॉडी में क्या हो रही है? मूवमेंट। तो बोला बॉडी की मूवमेंट का काम किसका है? मसल की टिश्यूज का। उसके अंदर लंबी लंबी जो सेल्स है उनका काम। अच्छा, दूसरा है नर्व टिश्यू। अब बेटा नर्व टिश्यू किससे बनता है? पतली पतली लंबी लंबी सेल से, है ना। ये बड़ी इंटेलिजेंट सेल होती है नर्व की सेल। इनको क्या काम दिया गया? इनको काम दिया कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड से जितने भी मैसेज जाने हैं बॉडी में तुम लेके जाओगे। मैसेज कैरी करने का काम तुम्हारा, कि तुम जाके पिंकी को गुलाब का फूल दोगे कि नहीं दोगे, ये डिसीजन हाथ तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? नर्व के टिश्यूज, इसके अंदर की सेल। तो क्या दे दिया? मैसेज कैरी करने का काम दे दिया। जैसे मान लो ब्लड के टिश्यूज हैं, ये किससे बनेंगे? ब्लड की सेल से बनेंगे। एक जैसी ब्लड की सेल्स होंगी। इनको क्या काम दिया? कि बॉडी के अंदर सारा ट्रांसपोर्टेशन, सामान को इधर से उधर ले जाने का काम किसका है? ब्लड के टिश्यूज का है। बॉडी के अलग अलग ऑर्गन को ऑक्सीजन चाहिए, ब्लड लेके जाएगा। अलग अलग ऑर्गन को खाना चाहिए, ब्लड लेके जाएगा। अलग अलग ऑर्गन को अपना कूड़ा कचरा निकालना है, ब्लड लेके आएगा। तो ब्लड के टिश्यूज को क्या काम दे दिया? ट्रांसपोर्टेशन का। ऐसे ही बेटा डिफरेंट डिफरेंट काम हम डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स को यानी टिश्यूज को दे देते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं हम? डिवीजन ऑफ लेबर, काम का बंटवारा। जैसे प्लांट्स के अंदर देखो जाइलम और फ्लोएम। अभी नाम मत याद करो, सिंपल। जाइलम को हम बोलते हैं कि प्लांट के अंदर पानी का ट्रांसपोर्ट तुम करोगे। प्लांट को कहीं भी लीव्स को पानी चाहिए, फूल को पानी चाहिए, रूट को पानी चाहिए, तुम लेके जाओगे। और फ्लोएम को हम बोलते हैं कि प्लांट के अंदर खाने का इंतजाम तुम करोगे, कि जिस भी पार्ट को खाना चाहिए तुम लेके जाओगे। तो काम का बंटवारा, डिवीजन ऑफ लेबर। समझ में आ गया? टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। और टिश्यू का सबसे बड़ा यूटिलाइजेशन क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर है। आइए एनसीईआरटी का एक सवाल देखते हैं, एग्जाम में आ सकता है। व्हाट इज द यूटिलिटी, सबसे बड़ा यूज केस ऑफ टिश्यूज इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म? मल्टी सेलुलर जिसमें एक से ज्यादा सेल हो, हम लोग हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स, ज्यादातर चीजें मल्टी सेलुलर है। इसमें टिश्यू की यूटिलिटी क्या है? एक तो मैंने आपको बता दिया डिवीजन ऑफ लेबर। अब यहां 3 पॉइंट लिखे हैं, अच्छे से इसको याद कर लीजिए। 3 पॉइंट। सबसे पहला तो वही हो गया, क्या? डिवीजन ऑफ लेबर, काम का बंटवारा कर देना। काम कैसे होगा? इफिशिएंटली होगा, अच्छे से होगा, है ना। मान लो मैं शादी के अंदर तुम्हारे सारे भाई बहन को बोलता कि सब लोग मिलकर खाने का भी इंतजाम करो, सब लोग पंडाल का भी इंतजाम करो, सब लोग मेहमान नवाजी भी करो, तो कंफ्यूजन हो जाता, काम अच्छे से नहीं हो पाता। तो सबसे पहली चीज तो क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर, काम का बंटवारा कर दिया। दूसरी चीज समझिए, दूसरी है स्ट्रक्चरल सपोर्ट। टिश्यूज का बहुत ही बड़ा एक फंक्शन है स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना। जैसे मैं यहां खड़ा हूं तो एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट है कि नहीं मेरे पास? प्लांट ऐसे एकदम सख्ती से खड़े रहते हैं, उनके पास एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट है। टिश्यू का एक बहुत बड़ा काम है ऑर्गेनिज्म को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना। जैसे मेरी बॉडी के अंदर वो कौन से टिश्यूज हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा मैं सोचूं तो शायद बोन्स के टिश्यूज है ना, बोन की वजह से मैं ऐसे सख्त खड़ा हूं। तो सम टिश्यूज लाइक बोन इन एनिमल्स, हम भी क्या है? एनिमल्स। एंड सिंपल टिश्यूज इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर एक टिश्यू होता है सिंपल टिश्यूज, आगे पढ़ेंगे। ये भी क्या देते हैं प्लांट को? स्ट्रक्चरल सपोर्ट। तो दूसरा काम क्या हो गया? स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना। तीसरा काम है बेटा इफिशिएंट फंक्शनिंग। क्या चीज? इफिशिएंट फंक्शनिंग। जरा आराम समझो। मान लो मैं एक सेल को बोलता हूं कि ऑर्गेनिज्म का खाना वाना तुम बनाओगे, खाना वाना अकेले तुमको बनाना है। कहेगा सर अकेले कैसे बनाएंगे मास्टर, ये तो इल्जाम, ये तो यार बहुत सख्ती हो गई। मैंने कहा एक काम करो, 1 लाख सेल और ले लो, सब मिलके खाना बनाओ, हाँ बन जाएगा खाना। तो बेटा क्या है? यूनिटी में क्या है? पावर है। तो अगर ढेर सारी सेल मिलके एक काम करती है तो काम अच्छे से होता है, जल्दी होता है, प्यार से होता है, आउटपुट अच्छा आता है। तो क्या बोला? इफिशिएंट फंक्शनिंग। मतलब
पावर ऑफ यूनिटी। तो यही सब चीजें यहां पे लिखी हुई है। तो 3 पॉइंट हो गए। एक क्या हो गया? डिवीजन ऑफ लेबर, स्ट्रक्चरल सपोर्ट, और तीसरा क्या हो गया? इफिशिएंट फंक्शनिंग। एक सेल अगर एक काम करती वर्सेस 1 लाख सेल वो काम करेंगे तो काम ज्यादा अच्छे से होगा। अब हमें इस चैप्टर में बेटा प्लांट के टिश्यूज पढ़ने हैं और एनिमल के टिश्यूज पढ़ने हैं और डिटेल में पढ़ने हैं अच्छे से एकदम। इससे पहले एक बार डिफरेंस समझ लेते हैं प्लांट के टिश्यूज में और एनिमल के टिश्यूज में। ऐसा समझ लो कि प्लांट्स और एनिमल्स में क्या डिफरेंस होता है। प्लांट्स और एनिमल्स सर पूरा ही डिफरेंस होता है। हाँ, तो वही हमें पढ़ना है, पूरा ही डिफरेंट है। तो एक बार जल्दी से प्लांट्स और एनिमल्स का डिफरेंस पकड़ लेते हैं, उससे प्लांट और एनिमल टिश्यूज के अंदर जो डिफरेंस है वो समझ में आ जाएगा। चलो भाई, सबसे पहले प्लांट की बात करते हैं। प्लांट यार बड़े आलसी होते हैं, अपनी जगह पे खड़े रहते हैं, ना ही दौड़ते भागते हैं ना ही चलते फिरते हैं। तो प्लांट्स को ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती क्योंकि एक ही जगह पे खड़े रहना है। प्लांट्स डू नॉट हैव सो मच मूवमेंट, इतनी मूवमेंट नहीं करते, तो कम एनर्जी में काम बन जाता है। वहीं मैं एनिमल्स की बात करूं, हम लोग की बात करूं, हमें तो बड़ी मूवमेंट करनी है बेटा। सुबह सुबह उठ के स्कूल जाना है, शाम को ट्यूशन जाना है, फिर हो सकता हो क्रश से मिलने भी जाना हो, है ना भाई। तो हमें घर ढूंढने जाना है, रहने जाना है। तो ये जो एनिमल्स हैं वो अलग अलग जगह भटकते रहते हैं। किसके लिए? फूड के लिए, शेल्टर के लिए, मेटिंग के लिए। तो हमें बहुत मूवमेंट करनी है, तो हमें क्या होनी चाहिए? हाई एनर्जी होनी चाहिए। प्लांट पे लेस एनर्जी में काम चलता है, पर एनिमल्स में हाई एनर्जी होनी चाहिए। दूसरी बात समझो बेटा, प्लांट्स के अंदर सबसे बड़ा काम क्या है? प्लांट को खड़े रहना है ना, चलना फिरना ज्यादा नहीं, खड़े रहना है। तो खड़े रहने के लिए उनको बहुत सारे सपोर्टिव टिश्यूज चाहिए होंगे। क्या चाहिए होगा? नीड टू स्टे अपराइट, हैव मोर सपोर्टिव टिश्यू, सपोर्ट करने वाले टिश्यूज ज्यादा होते हैं। जबकि मैं एनिमल की बात करूं, हम चलते भी हैं, खड़े भी रहते हैं, लेटते भी हैं, बैठते भी हैं, दौड़ते भी हैं, कूदते भी हैं। तो हमें इतने सपोर्टिव टिश्यूज की जरूरत नहीं, बल्कि हमें मूवमेंट वाले टिश्यूज, मसल वाले टिश्यूज की ज्यादा जरूरत है। यहां नहीं होते मसल वसल, यहां मूवमेंट है ही नहीं। तो अगर एनिमल्स की बात करूं, सपोर्टिव टिश्यूज आर लेस बिकॉज दे कैन मूव, हमें मूवमेंट करनी है, तो हमारे अंदर इतने सपोर्टिव टिश्यूज नहीं होते। प्लांट में खूब सारे क्या होते हैं? सपोर्टिव टिश्यूज होते हैं। तीसरी चीज समझो, प्लांट को ज्यादातर समय खड़े ही रहना है, एक ही जगह पे स्टिल रहना है, ज्यादातर सपोर्ट करने वाले टिश्यूज हैं। तो प्लांट में ना बहुत सारे डेड टिश्यूज होते हैं, जो कि किससे बनते हैं? डेड सेल से बनते हैं। क्यों भाई? मरी हुई सेल है, एक जगह पे खड़ी हुई है, कुछ काम तो करना नहीं है। सपोर्टिव टिश्यूज मोस्टली हैव डेड सेल। प्लांट्स में बहुत सारी डेड सेल्स होती है। प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट्स कैसे होते हैं? डेड होते हैं, खड़े रहते हैं। पर एनिमल्स की बात करूं बेटा, हमें तो मूवमेंट करना है, काम करना है, तो हमारी ज्यादातर सेल्स या उन सेल्स से बना हुआ टिश्यू कैसा होगा? लिविंग होगा। मोस्ट टिश्यूज हैव लिविंग सेल। ज्यादातर टिश्यूज कैसे होते हैं? लिविंग सेल के साथ। अच्छा, प्लांट में बेटा जो ग्रोथ होती है वो किसी पर्टिकुलर जगह पे होती है, किसी स्पेसिफिक जगह पे होती है। जैसे प्लांट को जब आप देखते हो तो क्या होता है? लंबा होता जाता है, लंबा होता जाता है, लंबा होता जाता है, यही तो ग्रोथ है उसकी। तो प्लांट में जो आपकी ग्रोथ दिख रही है वो स्पेसिफिक रीजन में है। जैसे जो आपकी प्लांट की शूट है वो लंबी होती जाएगी, प्लांट की रूट है वो अंदर जाती जाएगी। शूट रूट क्या होता है बेटा? मान लो ये एक प्लांट है, ये मैंने फूल बना दिया, ये एक प्लांट है। तो ग्राउंड के नीचे जितना पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं रूट, और ग्राउंड के ऊपर जितना पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं शूट। तो प्लांट में ग्रोथ कैसी होगी? शूट ऊपर चली जाएगी, रूट नीचे चली जाएगी, यही ग्रोथ होगी, है ना। ग्राउंड के जितना नीचे है उसको बोला रूट, ग्राउंड के ऊपर बोला शूट। इसको आप स्टेम भी बोलते हो। शूट पूरा पार्ट, मतलब फूल, पत्ती, इसका तना, सब कुछ किसमें आ गया? ग्राउंड के ऊपर जितना पार्ट है शूट। ग्रोथ हैपेंस ओनली इन स्पेसिफिक रीजन, रूट एंड शूट टिप्स। तो रूट की टिप ये ग्रो करेगी नीचे और शूट की टिप ये ग्रो करेगी ऊपर की तरफ। पर मैं एनिमल्स की बात करूं बेटा, हमारे तो हर तरफ ग्रोथ हो रही है। हम लंबे भी हो रहे हैं, चौड़े मोटे भी होते जा रहे हैं, हमारी उंगलियां भी बन रही है, हमारा मुंह भी बन रहा है, आंख भी बन रहा है, नाक, यानी हमारे यहाँ बहुत तरह से ग्रोथ होती है। सो ग्रोथ इज यूनिफॉर्म ऑल ओवर द बॉडी। हमारे यहाँ ग्रोथ क्या है? पूरी बॉडी में यूनिफॉर्मली ग्रोथ हो रही है, जबकि प्लांट में सबसे ज्यादा ग्रोथ लेंथ में ही होती है, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। अच्छा, एक चीज और समझो, प्लांट्स में ना ग्रोथ होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। आप एक पौधा लगा के चले जाओ दूसरे शहर, 3-4 साल बाद आओ, देखो बड़ा पौधा हो गया। 10 साल बाद आए, पेड़ बन गया। आप 50 साल बाद आए, बुढ़े हो गए एकदम, पेड़ और बड़ा हो गया। तो बेटा प्लांट्स में कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं जिनकी सेल्स जीवन भर नई सेल्स बनाती रहती है, लगातार डिवाइड होके नई नई सेल्स बनाती रहती है, और ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है। तो यही लिखा है, सम टिश्यूज डिवाइड थ्रू आउट लाइफ, डिवाइड करके नई नई सेल्स, नई नई सेल्स, नई नई सेल्स बनाते हैं। ग्रोथ हैपेंस थ्रू आउट लाइफ।
पर अगर मैं एनिमल्स की बात करूं, हम इंसानों की बात करूं, तो एक उम्र के बाद हाइट रुक जाती है, एक उम्र के बाद उंगलियों का साइज रुक जाता है, तो एक समय के बाद हमारी ग्रोथ क्या होती है, रुक जाती है। आफ्टर रीचिंग अ मैच्योरिटी स्टेज ग्रोथ स्टॉप्स। तो ये प्लांट्स और एनिमल्स का डिफरेंस था, या प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज का डिफरेंस था। समझ में आ गया? मोटा मोटा प्लांट क्या है, एक जगह पे खड़े रहते हैं, कम एनर्जी की जरूरत होती है, सपोर्टिव टिश्यू होते हैं, ज्यादातर डेड सेल होती है, ग्रोथ शूट में होती है, रूट में होती है, और ग्रोथ जीवन भर होती रहती है। एनिमल्स की मैं बात करूं तो हमें मूवमेंट करना है तो हाई एनर्जी चाहिए, ज्यादातर हमारे अंदर लिविंग सेल्स होती हैं, सपोर्टिव टिश्यू थोड़े कम होते हैं, ग्रोथ यूनिफॉर्मली पूरी बॉडी में होती है, और ग्रोथ एक समय के बाद आके रुक जाती है। तो हम शुरू करेंगे ये चैप्टर प्लांट के टिश्यूज से। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, पहले हम पढ़ेंगे प्लांट। और ये क्या है? हाँ भाई, बहुत सारे अलग अलग टिश्यूज, टर्मिनोलॉजी इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। पर तू टेंशन मत ले, मास्टर तेरे साथ है, एकदम टेंशन मत ले। एक काम कर, पहले नीचे का सब भूल जा। भूल गए मास्टर? अभी सिर्फ इतना याद रख कि प्लांट के टिश्यूज दो तरह के प्लांट टिश्यू। एक है परमानेंट टिश्यू। कैसे हैं? परमानेंट टिश्यू। और एक है मेरे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बस बस बस, प्लांट में दो तरह के टिश्यूज होते हैं। कौन से? परमानेंट, एकदम परमानेंट, एक ही काम करेंगे, परमानेंट हो गए। और एक होंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यही दो मेन टिश्यूज हैं प्लांट के अंदर। इसके बाद और डिवीजन होगा कि परमानेंट भी इतने तरह के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक भी, ये सब आगे पढ़ेंगे। ठीक, अभी परमानेंट और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को समझते हैं क्या होता है। मेरिस्टेमेटिक में तो मजा आ जाएगा भाई। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं? टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मान लो कोई एक ऐसा टिश्यू है मेरे पास जिसके अंदर की जो सेल्स हैं वो लगातार नई सेल्स पैदा कर रही हैं। नई सेल कैसे पैदा होती है? एक सेल टूट के दो सेल बन जाती है, तो क्या हुआ? नई सेल्स बन गई। अब ये एक सेल भी टूट के नई सेल बना देगी, दो सेल। ये भी टूट के दो सेल, इसी तरह से ये भी टूट के दो सेल, ये भी टूट के, ये भी टूट के, ये भी। तो क्या हो रहा है? लगातार सेल्स डिवाइड करती जा रही नई सेल्स बनाने को। ऐसे टिश्यूज जिसकी सेल लगातार डिवाइड करे, क्या करे? डिवाइड करे, और क्या बनाए? नई सेल्स बनाए। ऐसे टिश्यूज को हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये मेरिस्टम वर्ड जो आपको दिख रहा है, मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टम वर्ड, ये ग्रीक वर्ड है डिवाइडिंग का। मतलब लगातार डिवाइड होके नई सेल्स। मान लो एक सेल थी, डिवाइड होके क्या बनी? दो सेल बन गई। अब ये भी डिवाइड होके दो और सेल बन गई। अब क्या होगा? ये भी डिवाइड होके दो और सेल। तो लगातार डिवीजन होता जा रहा। एक से दो सेल, दो से चार, चार से कितनी बन जाएगी? आठ, आठ से 16, नई सेल्स बनती जा रही है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट्स के वो टिश्यूज जिनकी सेल लगातार डिवाइड करके नई सेल्स बनाए। सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड। क्यों डिवाइड कर रही हैं? लगातार क्या बनाना है? उनका मकसद क्या है? लगातार नई सेल्स बनाओ। अब यार, अगर मैं नई सेल्स बनाऊंगा तो क्या फायदा क्या है नई सेल्स बनाने का? बेटा, जितनी ज्यादा सेल्स बनेंगी, उतने ज्यादा टिश्यूज बनेंगे, उतना ज्यादा ग्रोथ होगी। जैसे मान लो ये प्लांट की मैंने स्टेम ले ली। क्या ले ली? प्लांट की स्टेम। मान लो प्लांट की स्टेम में इस जगह पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब यहां पे जो सेल्स होंगी वो कैसी सेल होंगी? लगातार डिवाइड होने वाली। तो ये सेल डिवाइड होके दो सेल बन गई, ये भी डिवाइड होके दो सेल, ये भी डिवाइड होके दो सेल, फिर ये डिवाइड दो सेल, लगातार सेल्स बनती जा रही। बेटा आप ध्यान से देखो, क्या स्टेम की लेंथ बढ़ती जा रही है? बिल्कुल, नई सेल्स बनती जा रही। तो स्टेम की लेंथ लगातार बढ़ रही है, मतलब क्या हो रहा है? लगातार ग्रोथ हो रहा है। क्या हो रहा है? ग्रोथ। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का सबसे मेन काम क्या है? कि उसके अंदर की सेल्स डिवाइड होकर नई सेल्स बनाए, जिससे प्लांट की ग्रोथ हो। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का सबसे बड़ा काम, यहां पे लिखो, प्रोवाइड्स ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एट स्पेसिफिक लोकेशन। यहां पे स्टेम पे स्पेसिफिक लोकेशन क्या होगा? इस बार स्टेम क्या कराया? ग्रोथ कराते हैं। अच्छा ठीक है सर, समझ में आ गया। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? ऐसी सेल्स, ऐसी ग्रुप ऑफ सेल्स जो लगातार डिवाइड करके नई सेल्स बनाए, और नई सेल्स बनाने से क्या होगा? ग्रोथ। नई सेल्स बनेगी और ग्रोथ हो जाएगी। अच्छा, अब मान लो ये सेल्स डिवाइड होते थक गए यार, कब तक डिवाइड करेंगे? जीवन में कोई सच का काम करना है कि हमेशा डिवाइड करते रहना है? तो एक समय के बाद बेटा क्या होता है, एक समय के बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज अपनी सेल से कहता है, सुनो बहुत दिन डिवीजन हो गया, अब जाके कोई परमानेंट काम ढूंढो, जाके प्लांट का कोई सच वाला काम करो। ये क्या हमेशा ग्रोथ करोगे? जाके खाना बनाओ, जाके पानी लेके आओ, जाके खाना लेके आओ, जाके प्लांट को सपोर्ट करो, जाके प्लांट की रक्षा करो।
परमानेंट जॉब ले लो एक। तो बेटा ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर की सेल्स थी, ये डिवाइड होते 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 एक टाइम बाद मैच्योर हो जाती हैं। और जब ये सेल्स डिवाइड होते 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 मैच्योर हो गई, तब इन सेल्स को बोला जाता है कि तुम अपना एक फिक्स्ड शेप ले लो, एक फिक्स्ड फंक्शन ले लो, फिक्स्ड साइज ले लो। और फिर जो इन सेल्स का ग्रुप बनता है, ये क्या करता है, एक फिक्स्ड काम, एक परमानेंट काम करता है। ये कौन से टिश्यूज बन गए, परमानेंट टिश्यूज। तो परमानेंट टिश्यूज किससे बने हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल से ही बने हैं। कब, जब वो सेल्स डिवाइड करते करते मैच्योर हो गई, फिर उन सेल्स का जो ग्रुप बना उनको हमने क्या बोला, परमानेंट टिश्यूज। क्या ये और डिवाइड करेंगी, नहीं, अब ये परमानेंट जॉब करेंगी। जैसे पापा सुबह ऑफिस जाते हैं, एक परमानेंट काम करने लगे, नहीं बोलेंगे हम प्लांट के लिए खाना बनाएंगे, हम प्लांट के लिए पानी लेके आएंगे, हम प्लांट की रक्षा करेंगे, वगैरह वगैरह, डिफरेंट जॉब। तो परमानेंट टिश्यूज क्या है, ऐसे टिश्यूज जिसकी सेल कैन नॉट डिवाइड, डू नॉट डिवाइड, अब डिवीजन नहीं होगा। क्लियर, चलिए इतना समझ में आ गया, अब अंदर पढ़ते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल कैसी है, आर स्मॉल इन साइज एंड आइसोडेमेट्रिक इन शेप। छोटी है साइज में, क्यों छोटी है भाई, बनते ही तो डिवाइड होना है, समय ही नहीं मिला और बड़ा होने का। हम बने, हमसे कहा और बनाओ, हम बने, हमसे कहा और बनाओ, चाइल्ड मैरिज कर रहे हैं हमारी, जल्दी जल्दी बच्चा पैदा करो, तो इनके पास बड़े होने का समय ही नहीं है। तो सेल कैसी होती है, छोटी छोटी। और कैसी, आइसोडायमेट्रिक, आइसो मतलब सेम, डायमीटर मतलब सेम डायमीटर, तो कैसी होती है, सेम होती है साइज में। डायमीटर सबका क्या है, डायमीटर ये होता है ना बेटा, ये चीज डायमीटर, तो सबका डायमीटर क्या है, सेम, तो सेम साइज की है। जबकि मैं परमानेंट टिश्यूज की सेल की बात करूं, इनके पास अलग अलग काम है। किसी से बोलेंगे डॉक्टर बनो, किसी से बोलेंगे इंजीनियर बनो, किसी से बोलेंगे साइंटिस्ट बनो, अलग अलग काम मिलेगा। तो इनकी सेल कैसी होंगी, डिफरेंट शेप की, डिफरेंट साइज की और डिफरेंट फंक्शन करने वाली। सेल्स आर वेरिएबल इन शेप एंड साइज, अलग अलग शेप साइज की, अलग अलग फंक्शन करने वाली सेल्स मिलेगी। चलो बहुत बढ़िया। वैक्यूल्स आर यूजुअली एब्सेंट। आपको याद है कि प्लांट सेल के अंदर एक बड़ा सा वैक्यूल होता है। वैक्यूल क्या होता था सर, वैक्यूल प्लांट सेल के अंदर बड़ा सा क्या करता था, खाना स्टोर करता था। अब यहां पे कोई वैक्यूल नहीं है, एब्सेंट है, खाना स्टोर ही नहीं करना। क्यों नहीं करना, अरे इनको कौन सा लंबे समय तक चलना है, कौन सा लंबे समय तक जीना है, कौन सा स्टोर करके खाना रखें भाई, पैदा होते ही डिवाइड होना है, तो खाना स्टोर करके रखने का कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए इनके अंदर वैक्यूल्स नहीं होते। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, वैक्यूल्स इनके अंदर नहीं होते। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की जो सेल होती है इसमें वैक्यूल्स नहीं है, खाना स्टोर करने की जरूरत नहीं है। जबकि मैं परमानेंट टिश्यूज की सेल की बात करूं, भाई ये तो क्या है, सुबह सुबह दिहाड़ी मजदूरी पे काम पे निकल गए, चलो प्लांट के लिए खाना बनाओ, चलो प्लांट के लिए पानी लेके आओ, चलो प्लांट के लिए मिनरल लेके आओ, चलो प्लांट की प्रोटेक्शन करो, चलो बैक्टीरिया से लड़ो, वगैरह वगैरह, अलग अलग काम है इनके पास। तो इनको तो खाना स्टोर करके रखना होगा, दिन भर ऐसे छेनी हथौड़ा लेके काम कर रहे हैं, बीच में भूख लगी तो खाना खाना होगा। तो यहां क्या होते हैं, लार्ज वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन लिविंग सेल्स में। क्या होते हैं, बड़े बड़े वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, इंटरसेलुलर स्पेस आर जनरली एब्सेंट। इंटरसेल्यूलर स्पेस, सेल्स के बीच का स्पेस। कहां से स्पेस होगा, एक सेल से दो सेल, दो से चार सेल, चार से 8, धड़ धड़ धड़, तो भीड़ होती जा रही है। ज्यादा भीड़ हो जाएगी तो बीच में जगह नहीं होगी, तो इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता, क्योंकि बहुत भीड़ हो रही है, बहुत तेजी से डिवीजन। यहां जनरली इंटरसेल्यूलर स्पेस आपको दिख जाता है, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी बहुत ही कम, कभी नहीं भी होता, सब हो सकता है। विजिबल इंटरसेल्यूलर स्पेस आर प्रेजेंट, जनरली आपको स्पेस मिल जाता है। सेल वॉल्स आर थिन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की जो सेल होती हैं, इनकी वॉल बड़ी थिन होती है, बड़ी पतली पतली दीवार होती है। आपको याद हो, प्लांट सेल में ही सेल वॉल होती है, एनिमल में। क्यों पतली है बेटा, इसको टूट के दो होना है ना, पतली पतली सेल वॉल होगी तभी तो टूट के क्या बनेगी, 1 से 2 बन जाएगी। पतली पतली सेल वॉल होगी तो इजीली ये टूट सकेगी। जबकि मैं परमानेंट टिश्यूज की सेल की बात करूं तो बेटा ये बहुत अलग अलग तरह के काम कर रहे हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई पोस्टमैन है, कोई लेबर है, सबके अपने अपने काम। तो यहां सेल वॉल भी अलग अलग तरह की, कभी हो सकता हो बहुत थिक हो, बहुत थिन हो, मॉडरेट हो, वगैरह वगैरह। सेल्स वॉल कैन बी थिक और थिन, दोनों तरह की हो सकती है। काम की बात करूं, इनका एक ही काम है ग्रोथ लाना, इनके बहुत सारे अलग अलग तरह के काम हो सकते हैं। क्लियर हो गया। अब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिटेल में पढ़ेंगे। 3 तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं, अब उसको कवर करेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की 2 बात याद रखना, सेल्स लगातार डिवाइड होती हैं और ये क्या लेके आते हैं, ग्रोथ। आइए, अब प्लांट्स के अंदर 3 तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू याद है, याद रहेगा क्या, ऐसे टिश्यू जिसकी सेल लगातार क्या करे, डिवाइड करती रहे, डिवाइड करती रहे, डिवाइड। और इनका मेन काम क्या है, प्लांट के अंदर क्या लेके आना, ग्रोथ लेके आना। 3 तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं। अब बहुत सारे टर्म्स आएंगे, तो एक ट्रिक मैं बता देता हूं याद रखने की। ट्रिक याद रखना, अली, क्या बोला, अली,
ये हो गए तीन तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ए से हो गया एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एल से हो गया लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, आई से हो गया इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यहां मैं हर पेज पे आपको बोलूंगा, रुक के याद कर लेना, तो याद कर लेना, तभी मजा आएगा। तो ए से एपिकल मेरिस्टेमेटिक, एल से लेटरल मेरिस्टेमेटिक, आई से इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब आप यहां देख रहे हो मेरिस्टम भी लिख दिया है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलूं, मेरिस्टम बोलूं, एक ही चीज है। ठीक, सबसे पहले ए पढ़ते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या एपिकल मेरिस्टम। कहां पे दिख रहे हैं? एकदम टॉप पे दिख रहे हैं, प्लांट के एकदम टॉप पे। क्यों टॉप पे दिख रहे हैं बेटा? एपिकल वर्ड से क्या दिमाग में एपेक्स आता है? एपेक्स का मतलब क्या होता है? एकदम टॉप पे, यानी एकदम टिप पे। तो ये टिश्यूज कहां पे मिलते हैं? एकदम टिप पे मिलते हैं। किस चीज की टिप पे मिलते हैं? देखो, किस चीज की टिप पे मिलते हैं? आपको ये स्टेम की टिप पे भी मिलेंगे और रूट की टिप पे भी मिलेंगे। यानी प्लांट के सबसे नीचे, प्लांट के सबसे ऊपर, दो कोनों पे प्लांट्स के मिलते हैं, एपिकल, एपेक्स पे मिलते हैं। तो एकदम रूट के टिप पे मिल रहा है हमको। देखो लाल लाल दिख रहा है, रूट के टिप पे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और कहां दिख रहे हैं मुझे? शूट के टिप पे भी दिख रहे हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या काम होगा इनका? यहां पे क्या होगा? इसकी जो सेल्स होगी क्या करती है? गड़गड़ 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 डिवाइड करेगी, और डिवाइड करके शूट की लेंथ बढ़ा देगी। यहां की जो सेल्स होंगी वो क्या धड़ 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 डिवाइड करेंगी और रूट की भी लेंथ बढ़ा देंगी। तो इनका काम क्या है? इंक्रीजेस लेंथ ऑफ शूट एंड इंक्रीजेस लेंथ ऑफ रूट। कई बार शूट बोलेगा, कई बार स्टेम बोलेगा। स्टेम की लेंथ बढ़ाना और रूट की लेंथ बनाना। अच्छा, जब ये यहां पे प्रेजेंट हो टॉप पे, स्टेम के एकदम टॉप पे, तब इनको हम बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टम। शूट एपिकल मेरिस्टम, सैम। कहां पे प्रेजेंट है? शूट के एपेक्स पे, तो शूट एपिकल मेरिस्टम। और जब ये रूट के एकदम लास्ट में, एकदम एज पे प्रेजेंट हो, तब इसको हम क्या बोल देंगे? रूट एपिकल मेरिस्टम, रैम। रूट एपिकल मेरिस्टम। तो देखो, सैम, शूट एपिकल मेरिस्टम, रैम, रूट एपिकल मेरिस्टम। ठीक है, सैम और रैम दो जगह पे दिख रहे हैं, ये सैम और रैम। और ये श्याम और राम का काम क्या है? श्याम और राम का काम है लेंथ लगातार बढ़ाते रहना। ठीक है, प्रेजेंट एट टिप्स ऑफ रूट एंड स्टेम, इंक्रीजेस लेंथ ऑफ रूट एंड स्टेम, लेंथ बढ़ाते हैं। और प्लांट में बेटा जब भी लेंथ बढ़ती है, चाहे वो स्टेम की बढ़े चाहे वो रूट की, जब भी हाइट बढ़े, जब भी इस तरह से लीनियर प्लांट ग्रो करता है, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी ग्रोथ हो रही है। कैसी ग्रोथ है? प्राइमरी। प्लांट की सबसे मेन ग्रोथ क्या है? लेंथ की ग्रोथ होना। तो इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी ग्रोथ। तो ये हो गया मेरा एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या एपिकल मेरिस्टम। कहां मिलेगा? शूट की टिप पे, रूट की टिप पे, सैम और रैम। क्लियर? चलो, अब दूसरे तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पे आते हैं, जो कि हमारा है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या लेटरल मेरिस्टम। देखो, लेटरल ऐसे मिलेगा, लेटरल ऐसे मतलब सर कहां पे? मान लो मैं इस प्लांट को बीच से ये कचाक कचाक काट दूं और काट के एक टुकड़ा निकाल लूं। ये रहा एक टुकड़ा, दिख रहा है? ये टुकड़ा है यहां पे, ये मैंने देखो क्या किया, प्लांट को काट के बीच से एक टुकड़ा निकाल लिया। ये समझ में आ रहा है? ये काटा और यहां से ये टुकड़ा निकाला। आओ इस टुकड़े को देखते हैं। अब बेटा एक बात बताओ, ये जो प्लांटवा है ये हमेशा क्या सिर्फ लंबा होता जाएगा? नहीं, प्लांट धीमे धीमे मोटापा भी तो करता है, धीमे धीमे उसकी स्टेम ऐसे मोटी भी हो जाती है। तो लेंथ ग्रो कराने वाले कौन से टिश्यू थे? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब उसकी मोटाई ग्रो कराने वाले टिश्यू पढ़ने। तो बेटा प्लांट की अगर मैं स्टेम को काट दूं या रूट को भी काट दूं, तो आपको इस तरह का कुछ मिलेगा, एक छोटा सा पार्ट। इसको आप जब लेटरली इस तरह से देखोगे तो यहां पे ऐसे गोला गोला करके रिंग के फॉर्म में कुछ टिश्यूज होते हैं। रिंग के फॉर्म में टिश्यूज होते हैं, इनको रिंग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी बोलते हैं। इनका नाम रिंग मेरिस्टम भी होता है। रिंग मेरिस्टम बेटा यही क्या है? यही है लेटरल मेरिस्टम। लेटरली दिख रहे हैं ना, लेटरल मतलब ऐसे होता है, लॉन्गिट्यूडनल ऐसे, लेटरल ऐसे। तो लेटरली आपको कुछ यहां पे टिश्यूज मिलेंगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये टिश्यूज की सेल लगातार डिवाइड होकर नई सेल बनाएगी, लगातार डिवाइड होकर नई सेल बनाएगी, लगातार डिवाइड होकर नई सेल बनाएगी, तो क्या होगा? प्लांट की लेंथ बढ़ेगी क्या? सोच के बताओ, प्लांट की लेंथ बढ़ेगी क्या? कमेंट करो, प्लांट की लेंथ बढ़ेगी क्या? प्लांट की लेंथ नहीं। जब ये डिवाइड होंगे तो प्लांट की थिकनेस बढ़ेगी, गर्थ बढ़ेगी। गर्थ बोलते हैं, गर्थ, थिकनेस। तो इंक्रीजेस थिकनेस और गर्थ ऑफ द प्लांट। तो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करते हैं? इंक्रीजेस थिकनेस और गर्थ ऑफ द प्लांट। कैसे प्रेजेंट होते हैं? लेटरली प्रेजेंट है इस तरह से। इंक्रीजेस गर्थ या थिकनेस ऑफ स्टेम एंड रूट। स्टेम की भी थिकनेस और रूट की भी थिकनेस बढ़ाते हैं। अच्छा, प्लांट में जब लेंथ में ग्रोथ होती है तो क्या बोलते हैं? प्राइमरी ग्रोथ। और जब थिकनेस की ग्रोथ हो रही है, जब गर्थ की ग्रोथ हो रही है, इसको बोलते हैं हम क्या? सेकेंडरी ग्रोथ। कई बार इसको सेकेंडरी मरिस्टम भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सेकेंडरी मरिस्टम।
मेरिस्टम मतलब डिवाइड होना, तो सेकेंडरी तरह से डिवाइड होके थिकनेस को या गर्थ को बढ़ा रहे। तो दो तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो बड़े आसान थे समझना कि भाई ग्रोथ दो ही तरह से हो सकती है प्लांट की, एक हो सकती है लंबाई में, तो हमने बोला एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक हो सकती है मोटाई लेटरली, तो हमने बोला लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तीसरा क्या है, इंटर कैलरी मेरिस्टम या इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये बेटा आपको सारे प्लांट्स में देखने में नहीं मिलता, ये कुछ कुछ प्लांट्स में मिलता है। जैसे आपने गन्ने की लकड़ी देखी है, हाँ सर, गन्ने की बेत, गन्ने का जूस, सलमान खान का इसे फोटो लगा 10 रुपए गिलास। जैसे गन्ने की आपने बेत देखी है, या आपने हो सकता है बैम्बू ट्री देखा हो। बैम्बू ट्री लड़कियां कहती हैं फॉर्च्यून लेके आता है, मतलब जीवन में किस्मत। बैम्बू ट्री आपने देखा हो, जब भी आप ऐसा बैम्बू ट्री देखो या आप गन्ने की बेत देखो, इसमें आपको बीच बीच में ऐसे मोटी मोटी लाइन मिलती है, ऐसे डिवाइड नहीं रहता है गन्ना, ऐसे वहीं से हम लोग ऐसे फटाफट से तोड़ देते हैं, है ना, उस जगह से ऐसे तोड़ देते हैं। इस जगह को बेटा हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। और अगर आप कभी जाके देखोगे खेत वगैरह में, तो इन्हीं नोड से क्या होती है, फूल पत्तियां भी निकलती हैं। अगर गन्ने की बेत आप देखोगे तो इन्हीं नोड से क्या निकलेगी, फूल पत्ती निकलेगी। फूल पत्ती कभी यहां से बीच से नहीं निकल आएगी, इन्हीं नोड से फूल पत्ती निकल आती है। ठीक है, इसको मैंने बोला नोड। दो नोड के बीच का जितना भी हिस्सा है इसको मैं बोलता हूं इंटर नोड। इंटर मतलब बीच होता है, नोड समझ में आ गया। नोड मतलब दो ऐसे जो लाइन बनी होती है, यहां बनी होगी, यहां फिर यहां फिर यहां, कच 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 कटा होता है ना। हाँ, दो नोड के बीच का जो एरिया है उसको बोला इंटर नोड। अच्छा, अब जो इस तरह के प्लांट्स हैं, जैसे आपका सुगर केन हो गया, बैम्बू प्लांट हो गया, है ना, गन्ने का हो गया बैम्बू, इनके इंटरनोड के बेस पे कुछ पर्टिकुलर तरह की सेल होती हैं, और इन सेल के ग्रुप को मैं बोलता हूं इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब यहां पे ये सेल्स क्या करेंगी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल डिवाइड ही करेंगी, डिवाइड करती जाएंगी, नई सेल्स बनाती जाएंगी, डिवाइड करती जाएंगी, नई सेल्स बनाती जाएंगी। क्या कराएंगी बेटा, इंटरनोड की ग्रोथ करा देंगी। अगर आप गन्ने का पौधा देखो, गन्ने का पेड़ देखो, तो जब छोटा होता है तो नोड्स इसकी पास पास होती हैं, लाइन पास 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 लाइन होती है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा, नोड्स क्या होंगी, दूर जाती जाएंगी, और इंटरनोड की लेंथ लगातार बढ़ती जाएगी। तो इनका काम क्या है, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या है, इंटरनोड की लेंथ बढ़ाना, या सिंपल कह दें प्लांट के स्टेम की ग्रोथ कराना। दूसरा एक और काम है, अब ये फूल पत्ती निकले हैं, खेत में लगे हुए हैं, मान लो हमारे जैसे हमारी बहन है बहुत खब्बू है मान लो वैसे ही कोई वहां पे आ गई गाय बकरी खा गई घास। अब जब ये घास को खा जाएगी गाय बकरी कोई भी ग्रेजिंग कैटल, तो इसी टिश्यू का काम होता है, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, कि यहां पे मैं वापस रीग्रोथ करा दूं ग्रास की। तो इनका दो काम है, एक तो लेंथ बढ़ाना, दूसरा रीग्रोथ ऑफ ग्रास कराना जब ग्रेजिंग कैटल खा जाए। फाउंड इन सम प्लांट्स लाइक सुगर केन, बैम्बू, प्रेजेंट एट बेस ऑफ इंटरनोड, मेक्स स्टेम लॉन्गर, हेल्प्स इन रीग्रोथ ऑफ ग्रासेस। तो ये हो गया इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक। तो तीनों याद हो गए क्या, अली, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटर कैलरी। एपिकल लेंथ बढ़ाएंगे, प्राइमरी ग्रोथ, ये लेटरल क्या कराएंगे, थिकनेस बढ़ाएंगे, सेकेंडरी ग्रोथ। इंटर कैलरी भी क्या करते हैं, लेंथ बढ़ाते हैं। इसीलिए बेटा इंटर कैलरी टिश्यू को भी अगर मैं लिखूं तो इसको भी मैं प्राइमरी ग्रोथ के अंदर ही लिखूंगा, क्योंकि ये भी क्या कर रहे हैं, लेंथ ही बढ़ा रहे हैं। बस याद रखना कि ये सारे प्लांट्स में नहीं मिलते। बढ़िया, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आ गया परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मुझे समझ में आ गए, ऐसे टिश्यू जिनकी सेल्स लगातार डिवाइड करे नई सेल्स बनाए। अच्छा, मान लो यहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ठीक है, इसके अंदर कुछ सेल्स हैं, ठीक है, लगातार डिवाइड कर रही हैं, ठीक है, डिवाइड करके नई नई सेल्स बना रही हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। कुछ समय बाद क्या होगा, डिवीजन करते करते सेल्स मैच्योर हो गई, करते करते सेल्स मैच्योर हो गई। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, सेल्स मैच्योर हो गई। अब मैंने क्या किया, इसमें से कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स को बनाया कि तुम सब एक जैसे दिख रहे हो, एक तरफ आओ, तुम सब प्लांट के लिए खाना बनाओगे। ये एक ग्रुप बन गया खाना बनाने वाला। तुम सब एक जैसे दिख रहे हो, तुम एक काम करो, प्लांट के लिए पानी लेके आओगे रूट से। ये एक दूसरा ग्रुप बन गया। इनको मैंने एक परमानेंट काम दे दिया, मैंने इनको डिफरेंशिएट कर दिया। सब एक जैसे थे, मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट, कि तुम जो सेल्स हो तुम खाना बनाओ, तुम जो सेल्स हो प्लांट की रक्षा करो, तुम जो प्लांट्स हो बैक्टीरिया से रहो, तुम जो जितने भी सेल्स हो एक काम करो प्लांट को स्ट्रेंथ दो, तुम जितने भी सेल्स हो प्लांट के लिए पानी लेके आओ। डिफरेंशिएट करके अलग अलग काम दे दिया। अब ये सेल्स आगे डिवाइड नहीं करेंगी, इनको परमानेंट जॉब मिल गई। क्या बन गए, परमानेंट
टिश्यूज बन गए। तो परमानेंट टिश्यूज किससे बनते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की ही सेल से बनते हैं जब वो सेल्स मैच्योर हो जाती है। तो यही लिखा है, द परमानेंट टिश्यूज आर मेड ऑफ सेल्स विच हैव लॉस्ट देयर कैपेबिलिटी टू डिवाइड। किससे बनते हैं? द परमानेंट टिश्यूज आर मेड ऑफ सेल्स विच हैव लॉस्ट देयर कैपेबिलिटी टू डिवाइड। अब और डिवीजन नहीं होगा, परमानेंट जॉब लेके हम रुक जाएंगे। कैसे बनते हैं? द डिवीजन and differentiation of the cells of meristematic tissues give rise to permanent tissues। क्या क्या? डिवीजन होगा पहले सेल का, फिर क्या? डिफरेंशिएशन होगा किसका? द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और उससे क्या बनेगा? परमानेंट टिश्यू। पहले सेल्स क्या करी? डिवाइड करी, डिवाइड करी, डिवाइड करी, फिर क्या किया? डिफरेंशिएट कर दिया कि तुम सब सेम साइज की एक तरफ, सेम फंक्शन की एक तरफ, तुम सब इस तरफ। तो डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन दो चीजें होगा किसका? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल का, और परमानेंट टिश्यू बनेंगे। ये लिखा है डिवीजन, द सिंगल सेल फर्स्ट डिवाइड्स मेनी टाइम्स टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। डिफरेंशिएशन, दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। यही सेल्स क्या लेंगे? एक परमानेंट शेप, एक परमानेंट साइज, परमानेंट फंक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। तो डिवीजन और डिफरेंशिएशन से क्या बन जाता है? परमानेंट टिश्यू। अच्छा, अब परमानेंट टिश्यूज भी कई प्रकार के होते हैं। अब अंदर चल रहे हैं हम लोग। परमानेंट टिश्यू को सबसे पहले दो हमने पार्ट में डिवाइड किया। बहुत सिंपल नाम है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कई बार एनसीईआरटी इसको सिंपल टिश्यूज भी बोल देती है और इसको कॉम्प्लेक्स टिश्यूज बोल देती है। सिंपल परमानेंट टिश्यू ही असली टिश्यू है जो प्लांट के लिए अब काम करने जा रहे हैं। ठीक है, सिंपल का मतलब ऐसे टिश्यूज बेटा जिनकी एक ही तरह की सेल्स हों, जिनके अंदर एक ही टाइप की सेल्स हों, मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, तो कैसी हो गई? सिंपल हो गई। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू या कॉम्प्लेक्स टिश्यू जिसमें एक से ज्यादा तरह की सेल्स हों, मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। कुछ तो सिमिलैरिटी होगी पर एकदम सेम नहीं है। तो यहां पे देख रहे हो कुछ पीले रंग की, कुछ नीले रंग की, मैंने ऐसे ही बना दिया दिखाने के लिए। मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, यहां मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। अच्छा ठीक है, ये मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। अच्छा, अब जो सिंपल टिश्यूज हैं इसको भी अंदर हमें तीन तरह से पढ़ना है। तीन तरह के होते हैं, पीसीएस। कैसे होते हैं? पीसीएस, है ना, पीसीएस ऑफिसर बनेंगे। पीसीएस पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ये काइमा याद करना पड़ेगा। पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। अब इन तीनों का मेन काम क्या है? प्लांट को प्राइमरी स्ट्रक्चर देना। जो सिंपल टिश्यूज हैं वो क्या करते हैं? प्लांट को स्ट्रक्चर देते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या कर रहे थे? डिवाइड हो के प्लांट को ग्रोथ दे रहे थे। क्या बना उससे? परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के अंदर सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल का काम क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर देना प्लांट को। क्या देना? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट की। टाइट खड़े रहो, सीधे खड़े रहो, ऐसे खड़े रहो, स्ट्रेंथ रहनी चाहिए, ये सारा काम। ठीक है, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, अभी डिटेल में पढ़ेंगे पीसीएस। अच्छा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो तरह के दिखते हैं, जाइलम और फ्लोएम। कैसे याद रखना? एक्सपी, कंप्यूटर में क्या एक्सपी सुना होगा ना, एक्सपी विंडोज, हाँ, एक्सपी, जाइलम, फ्लोएम। इनका काम क्या है? इनको कॉम्प्लेक्स काम मिलते हैं, थोड़े भारी काम। ये तो क्या है, बस स्ट्रक्चर बना के, इनको थोड़े भारी काम। जाइलम को बोलते हैं कि तुम प्लांट के अंदर हर तरफ पानी की सप्लाई करो। फ्लोएम को बोलते हैं कि तुम प्लांट के अंदर हर तरफ खाने की सप्लाई करो। तो मोटा मोटा ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्लांट बनते हैं। क्या बनते हैं? ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्लांट बनते हैं। क्लियर? अब इनको हमें डिटेल में पढ़ना है। इससे पहले एनसीईआरटी का एक सवाल ले लेते हैं। हाउ आर सिंपल टिश्यूज, देखो परमानेंट बोला ही नहीं, हाउ आर सिंपल टिश्यूज डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज? एनसीईआरटी का सवाल है इन प्लांट्स। बता दो, जल्दी जल्दी बता दो। अब ये भी पढ़ा, सिंपल टिश्यूज क्या होंगे? मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सेल। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज क्या होंगे? मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ सेल। ये कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के। क्या क्या? पीसीएस, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ये दो तरह के होते हैं, एक्सपी, जाइलम और फ्लोएम। इनका काम क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट। इनका कॉम्प्लेक्स काम, खाना लाओ, पानी लाओ, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द प्लांट। तो यही सारे डिफरेंस यहां पे लिखे हैं। ठीक, अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा सिंपल टिश्यूज या सिंपल परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज जिनके पास परमानेंट जॉब है। अब इनकी जॉब समझते हैं। और जितने भी सिंपल परमानेंट है इनका मोटा मोटा काम प्राइमरी स्ट्रक्चर वाला। तो हमें तीन तरह के टिश्यू पढ़ने हैं, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। शुरू करते हैं पैरेनकाइमा से।
पैरेन्काइमा, पैरेंट से कुछ पेरेंट याद आ रहा है? हाँ सर, पेरेंट याद आ रहा है। तो बेटा पेरेंट क्या करते हैं? पेरेंट सबसे ज्यादा बड़ा काम क्या करते हैं? खाना खिलाते हैं हम लोग को। तो इनका सबसे मेन काम क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड। इनका मेन फंक्शन क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड। हमें खाना खिलाने का काम करते हैं। जैसे पैरेन्काइमा भी यही काम करते हैं, प्लांट के लिए खाना स्टोर करते हैं। और बेटा ये लिविंग सेल्स होते हैं, याद रखनी ये चीज, लिविंग भी होते हैं। पैरेन्काइमा अच्छे से याद रखना, क्योंकि आगे ये जाइलम फ्लोएम में, मतलब वहां भी मिलेगा। किसमें? वो क्या था? कॉम्प्लेक्स। हाँ, कॉम्प्लेक्स वाले में मिलेगा। तो पैरेन्काइमा का मेन काम क्या है? जो पेरेंट का काम है, स्टोरेज ऑफ फूड होता है। ठीक, अब बात आती है पैरेन्काइमा टिश्यूज कहां पे होते हैं? ये वाली सेल्स कहां पे होती है? हर जगह, प्लांट के ऑलमोस्ट हर पार्ट में ये आपको टिश्यूज मिल जाएंगे। जो प्लांट में सबसे ज्यादा टिश्यूज प्रेजेंट हैं वो पैरेन्काइमा भी है। द मोस्ट एबंडेंट टिश्यूज इन प्लांट प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज पैरेन्काइमा। मतलब कहां पे? हर जगह बेटा, रूट्स में, स्टेम में, लीव्स में, फ्लावर में, फ्रूट में, हर जगह प्रेजेंट है। ठीक है, these tissues are most abundant, present in almost all parts of the plant, present in stem, leaves, roots, fruits, flowers। जो सोच सकते हो प्लांट में हर जगह ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मेन फंक्शन क्या है इनका? स्टोरेज ऑफ फूड। मेन फंक्शन स्टोरेज ऑफ फूड। एक और लिखा है, हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? खाना बनाने की प्रक्रिया। तो उसमें भी एक बार हेल्प करते हैं, वो आगे बताएंगे हम। कई बार खाना बनाने में, कई बार तैरने में, और भी चीजों में हेल्प करते हैं, पर मेन फंक्शन क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड। अच्छा, अब जरा सा पैरेन्काइमा टिश्यूज के अंदर की सेल देखते हैं। ये क्या है बेटा? सेल्स हैं। किसकी सेल्स हैं? पैरेन्काइमा टिश्यूज के अंदर की सेल्स हैं। इनकी सेल्स में खास बात क्या है कि बड़ी थिन सेल वॉल होती है, पतली 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 सेल वॉल होती है। क्यों सर पतली 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 क्यों होती है? बेटा एक एक सेल को क्या करना है? खाना स्टोर करना है। खाना कहीं और से बन के आएगा, है ना? कोई पत्ते वत्ते, कोई लीव वीव खाना बनाएंगे, इनको स्टोर करना है। अगर मोटी मोटी सेल वॉल होती है तो खाना अंदर जाता ही कैसे? तो इसलिए इनकी पतली पतली सेल वॉल होती है ताकि खाना अंदर जाके इसमें स्टोर हो जाए। पहली बात। दूसरी बात, इनके बेटा जो सेल्स के बीच के स्पेस हैं, इंटरसेल्युलर स्पेस, ये बड़े बड़े होते हैं। लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस, ये दिखा रहे हैं बड़े बड़े। अब इसमें छोटा दिख रहा है, अरे भाई तो माइक्रोस्कोप लेवल पे जाना है ना। ये देखो बड़े बड़े क्या होते हैं? स्पेस होते हैं। अब ये बड़े बड़े स्पेस क्यों है? क्यों बेटा? क्योंकि खाना हर एक सेल में स्टोर होना है। खाना कहीं और से बन के आएगा, यहां बाहर बाहर तो स्टोर हो गया, अंदर वाली सेल्स में भी जाना है, तो बीच में थोड़ा स्पेस होना चाहिए। खाना इसमें भी चला गया, इसमें भी चला गया, इसमें भी चला गया, सभी सेल्स के अंदर खाना स्टोर हो जाता है। तो ये क्या करते हैं? स्टोरेज ऑफ फूड करते हैं। सेल्स की थिन सेल वॉल होती है और लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस। अच्छा, अब एक चीज, इनकी जो बेटा सेल वॉल है ये बनी होती है खास प्रकार के केमिकल से, जिसको हम बोलते हैं सेल्यूलोज। याद रखना पड़ेगा। दे हैव थिन सेल वॉल्स मेड ऑफ केमिकल सेल्यूलोज। किससे बनती है? सेल्यूलोज। मैं तीनों जो पढ़ाऊंगा, पैरेन, कॉलिन, स्क्लेरिन, तीनों के अंदर आपको सेल वॉल किससे बनी है याद रखना। इसमें किससे बनी होती है? सेल्यूलोज। बाद में डिफरेंशिएट कराऊंगा, वहां पे भी ये चीज लिख देंगे, वहां और अच्छे से याद होगा। सेल्यूलोज से बनती है। अच्छा ठीक है, आगे लिविंग सेल्स होती है विद लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस। क्लियर हो गया? अच्छा, पैरेन्काइमा अपने आप को दो तरह से मॉडिफाई कर लेता है, दो तरह से अपने आप को शो करता है। एक होता है क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा, क्लो क्लो क्लो, इससे कुछ याद आ रहा है? पिछले चैप्टर में कुछ पढ़ा था क्या? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल। हाँ, तो ऐसे पैरेन्काइमा टिश्यूज जिनके अंदर क्लोरोफिल हो, पैरेन्काइमा टिश्यूज दैट कंटेन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करते थे? खाना बनाने का काम करते थे। तो ऐसे पैरेन्काइमा टिश्यूज दैट कंटेन क्लोरोफिल, इनका काम क्या होगा? खाना बनाना। हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। और कहां पे खाना कहां पे बनता है? लीव्स में बनता है। ग्रीन पार्ट्स, लीव्स फाउंड इन लीव्स। तो क्लोरेन्काइमा पैरेन्काइमा का ही एक पार्ट है। क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल, तो पैरेन्काइमा प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल, हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड प्रेजेंट इन लीव्स। अच्छा, दूसरा क्या है? एरेनकाइमा। एरेनकाइमा से कुछ एयर याद आ रहा है? एरेन से कुछ एयर समझ में आ रहा है? एरेन। तो बेटा ऐसे पैरेन्काइमा टिश्यूज जिसमें बड़ा बड़ा गैप हो, बड़ा बड़ा क्या हो? गैप हो, कैविटी हो, होल हो। इन होल्स में क्या होगा? हवा के भर जाएगी। हवा भर जाएगी तो मोटे हो जाएंगे। तो ये जो टिश्यूज हैं किसमें हेल्प करते हैं? मोटा करने में नहीं, प्लांट को तैरने में। अंदर हवा भरेगी तो हल्के हो जाएंगे, तो हम तैर सकेंगे। पैरेन्काइमा विथ लार्ज एयर कैविटीज, क्या होगी? बड़ी बड़ी एयर कैविटीज। ये दिख रही है? बड़ी बड़ी एयर कैविटीज। इसमें क्या होगी? हवा भर जाएगी और ये
प्लांट्स को पानी में तैरने में मदद करते हैं। हेल्प एक्वेटिक प्लांट्स टू फ्लोट, कौन से प्लांट फ्लोट करेंगे? एक्वेटिक प्लांट। जैसे एग्जांपल क्या दिया है? लोटस पानी के अंदर तैरता है। क्यों? क्योंकि इसके पास कौन से टिश्यूज हैं? पैरेनकाइमा के एरेनकाइमा टिश्यूज, जिसमें हवा भरी हुई। तो ये रहा आपका पैरेनकाइमा। नेक्स्ट चलते हैं अपन कॉलेनकाइमा। पहले एक बार अच्छे से याद कर लो पूरा, क्योंकि इसमें बहुत चीजें लर्न करनी। कॉलेनकाइमा पे चलते हैं। कॉलेनकाइमा का मेन काम क्या है? कॉलेनकाइमा का मेन काम है फ्लेक्सिबिलिटी देना। क्या देना? फ्लेक्सिबिलिटी देना, बट विथ सपोर्ट। फ्लेक्सिबिलिटी तो देना है, बट कैसे? विथ सपोर्ट। फ्लेक्सिबिलिटी विथ सपोर्ट। अच्छा, ये कहां पे मिलते हैं आपको कॉलेनकाइमा? कॉलेनकाइमा आपको मिलेंगे लीव्स की स्टेम में, प्लांट की स्टेम में नहीं, लीव्स की स्टेम में। जरा ध्यान से देखो, यहां पे ये प्लांट की स्टेम है, ये लीफ की स्टेम, इसको लीफ स्टॉक भी बोलते हैं। लीफ की स्टेम है ना, लीफ को जो प्लांट से जोड़ती है ये स्टेम, लीफ स्टेम, इसको लीफ स्टॉक भी बोलते हैं। यहीं पे प्रेजेंट होते हैं कॉलेनकाइमा। कहां पे? टिश्यूज आर प्रेजेंट इन लीफ स्टेम या लीफ स्टॉक। अब ये क्या काम करते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी देने का। मान लो तेजी से हवा चली तो यहां पे पत्तियां लगी हैं, जब हवा चलती है कुछ पत्ती गिरती हैं, पर मैक्सिमम तो रुकी रहती हैं। क्यों? क्योंकि लीफ की जो स्टेम है ये क्या है? फ्लेक्सिबल है, कि हवा आई तो ऐसे 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 हम करते रहेंगे और टूटेंगे नहीं। बेटा जिंदगी में ना थोड़ा फ्लेक्सिबल होना जरूरी है, वरना आप टूट के बिखर जाओगे। इसीलिए कहते हैं कि जो भी हो रहा है थोड़ा सा उसमें घुल जाओ, थोड़ा सा खुद को संभाल लो। बहुत ज्यादा रिजिड रहोगे तो टूट जाओगे। दुनिया बहुत ही बेदर्द है ये दुनिया। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। जैसे मान लो जब तेज हवा चलती है बेटा, ये जब तेज हवा चलती है तो आपने देखा होगा प्लांट्स ऐसे 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 झूमने लगते हैं तेज हवा में। ये तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ कॉलेनकाइमा टिश्यू। ये फ्लेक्सिबल तो है पर सपोर्ट भी है। फ्लेक्सिबल है पर ऐसा नहीं कि गिर ही जाएंगे, सपोर्ट भी है वापस आगे। फ्लेक्सिबल विथ मैकेनिकल सपोर्ट। जैसे आप ये देखो क्लाइंबर्स वगैरह होते हैं। क्लाइंबर्स क्या होते हैं? ऐसे ऐसे गोल 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 घूम के चढ़ जाते हैं डंडे के ऊपर। तो ये गोल 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 घूम रहे हैं, कितने फ्लेक्सिबल है यार। क्लाइंबर्स कितने फ्लेक्सिबल है, टेंड्रिल्स बोलते हैं, टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स कितने फ्लेक्सिबल है ये? बिकॉज ऑफ कॉलेनकाइमा टिश्यू। तो इनका मेन काम क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी देना प्लांट को, लीफ की स्टॉक को या टेंड्रिल्स को, इनको फ्लेक्सिबिलिटी। मेन फंक्शन प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू वेरियस प्लांट्स ऑफ प्लांट, parts of plant like bending of tendrils and stems of climbers without breaking, provides mechanical support। साथ में मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं। इनकी सेल बड़ी खास तरह की होती है। इनकी जो सेल वॉल है वो पतली भी है और मोटी भी है। मतलब मान लो मैं कॉलेनकाइमा की एक सेल बनाऊं, ऐसे मैं बना दूंगा ए, ये कॉलेनकाइमा की सेल। तो इनकी सेल वॉल जनरली तो थिन ही है, मैक्सिमम जगह तो आपको थिन ही दिखेगी, बट कॉर्नर्स पे क्या होती है? थिक होती है। कॉर्नर्स पे क्या होती है? थिक। तो इसलिए बोलते हैं कि इनकी सेल वॉल अनइवनली थिक है। कैसी है? अनइवनली थिकेंड एट कॉर्नर्स। हर तरह से, मतलब इवनली नहीं, इवनली मतलब होता है हर जगह थिक, नहीं, अनइवनली थिकेंड एट कॉर्नर्स। क्यों होती है अनइवनली थिकेंड एट कॉर्नर्स? क्योंकि यहां पे बेटा कुछ केमिकल प्रेजेंट होते हैं। कौन से केमिकल? जैसे पैरेनकाइमा में कौन से केमिकल थे? सेल्यूलोज। यहां पे होता है पेक्टिन एंड हेमीसेल्यूलोज। क्या होते हैं? पेक्टिन एंड हेमीसेल्यूलोज। सेल्स आर लिविंग एंड अनइवनली थिकेंड एट द कॉर्नर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स पेक्टिन एंड हेमीसेल्यूलोज। वहां पे क्या था? पैरेनकाइमा में सेल्यूलोज, यहां पेक्टिन एंड हेमीसेल्यूलोज। अच्छा देखो, ये कहीं कहीं पे क्या है? पतली है, कहीं कहीं पे मोटी है, अनइवनली थिकेंड है। जैसे यहां पे देखो, दिख रहा है? यहां पे पतली, यहां पे अचानक से मोटी। कॉर्नर्स पे थिकेंड है, थिकेंड एट दी कॉर्नर्स, अनइवनली थिकेंड एट दी कॉर्नर्स। तो बेटा क्या हुआ? कॉर्नर पे थिक है, ये क्या कर रही है? इसको सपोर्ट दे रही है। और बाकी बीच में क्या है? पतली पतली है, वो क्या कर रहा है? फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है। जैसे घर में मम्मी पापा का रोल है, पापा क्या है? सख्त, मम्मी क्या है? थोड़ी फ्लेक्सिबल है। आपने बोला पापा बर्थडे पार्टी में जाना है, बर्थडे पार्टी में जाना है, पापा क्या बोलेंगे? नहीं जाना है। मम्मी बोलेंगे हाँ ठीक है चले जाओ। पापा क्या बोलेंगे? 8 बजे वापस आ जाना। तो पापा क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये अनइवनली थिकेंड एट कॉर्नर्स, सपोर्ट, मम्मी थोड़ी सी फ्लेक्सिबल। तो वैसे यहां पे काम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? देयर इज वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। पैरेनकाइमा में अच्छा खासा इंटरसेलुलर स्पेस था, खाना घुस सकता था। यहां इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ही कम होता है। और ये भी सेल्स कैसी होती हैं? कैसी होती हैं? लिविंग। पैरेनकाइमा कॉलेनकाइमा दोनों कैसी हैं? लिविंग है। लास्ट वी कम टू स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा का मेन काम क्या है? हार्डनेस देना प्लांट को एंड स्टिफनेस देना प्लांट को, हार्डनेस एंड स्टिफनेस प्रोवाइड करना। और ये ऐसी सिंपल टिश्यूज हैं जो कि डेड सेल से बनती हैं। पैरेनकाइमा कॉलेनकाइमा दोनों लिविंग सेल से, ये डेड सेल से बनती हैं।
इनका मेन काम हार्डनेस देना, स्टिफनेस देना। जैसे आपने देखा होगा कि नारियल की जो बाहर की लेयर होती है कैसी होती है, सख्त होती है, ऐसे छील ये क्यों? क्योंकि ये डेड सेल से बनी है, एकदम मुर्दी सेल से एकदम कड़े हो गए हैं। जैसे ये अखरोट है, अखरोट आपको तोड़ने को दे, क्या करते हो? दरवाजे के साइड में जाके फंसा के क्या हुआ, कई बार दरवाजा ही टूट जाता है। हाँ भाई यार, तो बेटा क्या इसकी आउटर कवरिंग किससे बनी है? डेड सेल से, एकदम थिक सेल से, एकदम थिक सेल वॉल वाली सेल से। कौन सी? स्क्लेरेनकाइमा से। तो स्क्लेरेनकाइमा सेल क्या देती हैं? हार्डनेस देती हैं, स्टिफनेस देती हैं टू, जैसे हस्क ऑफ कोकोनट बोलते हैं इसको, कोकोनट की बाहर की लेयर को क्या बोलते हैं? हस्क ऑफ कोकोनट, या तो आउटर कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स, आउटर कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स, जैसे ये आपका अखरोट वॉलनट हो गया इसको। तीसरी ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं? कुछ प्लांट की लीव्स के अंदर भी वेन्स होती हैं। कई बार आपने देखा होगा किसी किसी की प्लांट की जो लीव्स होती हैं उसके अंदर मोटी मोटी तार दिखती हैं, वो क्या है? लीव्स की वेन। तो ये जो लीव्स की वेन है ये भी किससे बनी है बेटा? डेड सेल से बनी है, डेड टिश्यू से बनी है, स्क्लेरेनकाइमा से बनी है, एकदम सख्त है। क्या देगी? हार्डनेस दे देगी इस लीफ को। ठीक है, प्रेजेंट इन हस्क ऑफ कोकोनट, हार्ड कवरिंग ऑफ नट्स, स्टेम ऑफ प्लांट्स एंड इन दी वेन्स ऑफ लीव्स। कहां कहां मिलते हैं? हस्क ऑफ कोकोनट, आउटर कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स एंड वेन्स ऑफ लीव्स में मिलते हैं। मेन फंक्शन, प्रोवाइड हार्डनेस एंड स्टिफनेस टू प्लांट्स, प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू प्लांट स्ट्रेंथ भी देंगे भाई प्लांट के पार्ट्स को। अच्छा, अब इनकी सेल्स कैसी होती हैं? एक तो डेड होती हैं और बहुत ही थिक सेल वॉल होती है। ये देखो यहां पे इनकी सेल वॉल देखो जरा कितनी ज्यादा थिक है। पैरेन्काइमा की याद करो, एकदम पतली पतली लाइन, इनकी सेल वॉल एकदम थिक सेल वॉल। थिक सेल वॉल क्यों होती है बेटा? क्योंकि इसमें एक केमिकल होता है लिग्निन। पैरेन्काइमा में क्या था? सेल्यूलोज। कॉलेनकाइमा में क्या था? पेक्टिन एंड हेमीसेल्यूलोज। और इनकी सेल वॉल में क्या होता है? लिग्निन। ये क्या करता है? इनको एकदम थिक बना देता है। सेल हैव वेरी थिक सेल वॉल्स ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ केमिकल लिग्निन। डेड सेल्स विथ नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस, में कोई इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होती, मरी हुई सेल्स एकदम पास पास चिपकी रहती हैं। नो इंटरसेल्युलर स्पेस, इंटरसेल्युलर स्पेस इज एब्सेंट। क्लियर है? चलो अब एक बार डिफरेंस पकड़ लेते हैं तीनों का। सिंपल परमानेंट टिश्यूज, सिंपल परमानेंट, परमानेंट जिनके पास एक परमानेंट जॉब हो, सिंपल मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल्स, और ये क्या करते हैं? सिंपल वाले प्राइमरी स्ट्रक्चर। तीन तरह के होते हैं, कौन कौन से? पीसीएस, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। एक बार डिफरेंस देख लेते हैं जल्दी से। चलिए, पैरेन्काइमा, कॉलेन, सबसे पहले लोकेशन, पैरेन्काइमा कहां मिलेंगे? हर जगह, ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, स्टेम्स में, रूट्स में, फ्रूट्स में, फ्लावर में, लीफ में। कॉलेनकाइमा की बात करूं तो कॉलेनकाइमा कहां मिलते हैं? स्टेम ऑफ लीफ में मिलते हैं, लीफ स्टॉक में मिलते हैं। स्क्लेरेनकाइमा की बात करूं कहां मिलेंगे? हस्क ऑफ कोकोनट, हार्ड कवरिंग ऑफ नट्स, सीड्स और वेन्स ऑफ लीव्स में। दूसरी चीज, मेन फंक्शन, पैरेन्काइमा, पेरेंट, मेन काम स्टोरेज ऑफ फूड, बाकी हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, हेल्प्स इन फ्लोटिंग आल्सो, जब पैरेन्काइमा के फॉर्म में होते हैं। कॉलेनकाइमा का मेन फंक्शन की बात करूं, फ्लेक्सिबिलिटी विथ मैकेनिकल सपोर्ट। स्क्लेरेनकाइमा के मेन फंक्शन की बात करूं, हार्डनेस एंड स्टिफनेस टू दी प्लांट। नेचर ऑफ सेल्स, इसकी भी लिविंग, इसकी भी लिविंग, और लास्ट वाले की कैसी होती है? स्क्लेरेनकाइमा की डेड। सेल वॉल की बात करूं, थिन, और कौन सा केमिकल? सेल्यूलोज। इसकी कैसी? अनइवनली थिकेंड, कॉर्नर पे थिक, बाकी पतली, अनइवनली थिकेंड एट कॉर्नर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ केमिकल पेक्टिन एंड हेमीसेल्यूलोज। और इसकी पूरी थिक सेल वॉल, एकदम थिक डेड सेल की थिक सेल वॉल किससे बनी? लिग्निन से। इंटरसेल्युलर स्पेस इसमें काफी ज्यादा, इसमें थोड़ा कम, और इसमें एब्सेंट। क्लियर? चलिए इसको अच्छे से एक बार याद कर लीजिएगा, पक्का पॉज करके याद करिए। डन है भाई? कमेंट कर लो सर याद हो गया। कमेंट कर भाई, तुझे कसम है तेरे क्रश की, और अगर तूने ये बात नहीं मानी तो तेरा क्रश या तेरी क्रश किसी और को चाहने लगे, भगवान करे। ओम बड़िंग 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 भश। चल आगे बढ़ते। हाँ, एनसीईआरटी का सवाल, डिफरेंशिएट बिटवीन पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल। कर लेंगे भाई। पैरेन्काइमा की सेल वॉल कैसी होती है? थिन होती है, सेल्यूलोज से बनी। कॉलेनकाइमा की सेल वॉल अनइवनली थिकेंड एट कॉर्नर्स, प्रेजेंस ऑफ पेक्टिन एंड हेमीसेल्यूलोज। स्क्लेरेनकाइमा की पूरी पूरी थिक होती है, प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। नेम द रीजन इन विच पैरेन्काइमा टिश्यू इज प्रेजेंट। ये भी एनसीईआरटी का सवाल। पैरेन्काइमा कहां प्रेजेंट है? हर जगह प्रेजेंट है, स्टेम्स में, लीव्स में, रूट्स में, फ्रूट्स में, फ्लावर्स में, वगैरह वगैरह। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ गए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट का मतलब जिसके पास परमानेंट जॉब होगी, कॉम्प्लेक्स का मतलब मोर देन वन काइंड ऑफ सेल से बने होंगे, और कॉम्प्लेक्स वाले कॉम्प्लेक्स काम करते थे क्या? खाना पानी ले जाने का, यानी क्या करते थे? ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या करते हैं बेटा? क्या बनते हैं? ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनते हैं। अब हमें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो तरह के पढ़ने हैं,
मैंने आपको बताया था वो दो तरह कैसे याद रखोगे, विंडोज में क्या होती है, विंडोज एक्सपी, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। तो इनको कंडक्टिव टिश्यूज भी बोलते हैं। कंडक्टिव क्यों? क्योंकि कंडक्ट करेंगे, पानी को कंडक्ट, खाने को कंडक्ट करेंगे। इनको वैस्कुलर बंडल्स भी बोलते हैं। बंडल्स होते हैं वैस्कुलर बंडल्स जो खाने को और पानी को लेके जाते हैं। दो तरह के दिखेंगे ये, एक जाइलम और एक फ्लोएम। क्या होता है जाइलम फ्लोएम, यहां समझो। मान लो यहां पे मेरे पास एक प्लांट है, ठीक है। प्लांट को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को पानी चाहिए होता है। पानी कहां होता है, नीचे सॉइल में होता है। तो रूट से पानी लेके जो ट्यूब्स रूट से पानी लेके प्लांट को ऊपर की तरफ पानी दें, लीव्स को भी पानी दें, फ्लावर को भी पानी दें, हर चीज को पानी दें, इन ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं, जाइलम। जाइलम क्या करते हैं, पानी, और पानी के साथ कुछ मिनरल्स भी ऊपर आ जाते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सारे मिनरल्स भी तो चाहिए होते हैं भाई, हमें भी मिनरल्स चाहिए, प्लांट्स को भी। तो पानी के साथ कुछ मिनरल्स भी आ जाते हैं। तो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करते हैं, कहां से, फ्रॉम रूट, कहां से, फ्रॉम रूट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ऊपर की तरफ जाएगा पानी हमेशा, प्लांट में कभी ऊपर से नीचे पानी नहीं आता, सिर्फ नीचे से ऊपर, एक ही डायरेक्शन में। तो नीचे से ऊपर की तरफ जाइलम पानी लेके जाता है, ऊपर ले जाएगा, लीव्स में ले जाएगा, वगैरह वगैरह। अच्छा, प्लांट्स में खाना कहां बनता है, खाना बनता है लीव्स में। तो लीव्स में क्या हुआ, फूड मेड बाय द लीव, इन्होंने खाना बनाया। अब खाना चाहिए किसको, सबको चाहिए, प्लांट की स्टेम को चाहिए, प्लांट की रूट को चाहिए, प्लांट के सारे पार्ट्स को। तो यहां से जो फूड बना, इसको लेकर प्लांट में नीचे रूट की तरफ खाना लेके आने वाले, प्लांट में ऊपर स्टेम की तरफ, शूट की तरफ खाना ले जाने वाले, इन ट्यूब्स को, इन कंडक्टिंग ट्यूब्स को, इन वैस्कुलर बंडल्स को हम फ्लोएम बोलते हैं। फ्लोएम क्या करते हैं, खाना ले जाते हैं। खाना किधर जाएगा, नीचे भी और ऊपर भी, पर पानी और मिनरल सिर्फ और सिर्फ किधर जाता है, हमेशा ऊपर। फ्लोएम क्या करता है, लीव से खाना लेके रूट्स में और ऊपर हर तरफ खाना लेके आता है। तो यही बात लिखी है जाइलम में और फ्लोएम में, क्या है, वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट, रूट टू स्टेम्स एंड लीव्स, इनको जाइलम ट्यूब्स भी बोलते हैं। फ्लोएम में फूड ट्रांसपोर्ट, लीव टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, लीव से नीचे भी और ऊपर भी। ट्रांसलोकेशन, जो खाने का ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में, उसको ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ट्रांसलोकेशन, खाने के ट्रांसपोर्ट को ट्रांसलोकेशन भी बोलते हैं। फ्लोएम ट्यूब्स, स्टार्ट करें। जाइलम जो होता है बेटा, वो 4 तरह के एलिमेंट से बना होता है, या 4 तरह के टिश्यूज से बना होता है, और इनका नाम एग्जाम में पूछ लेता है। तो सबसे पहले ये 4 नाम आप लर्न कर लो, क्या क्या है, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेनकाइमा। अब ये जो फाइबर्स और पैरेनकाइमा है, ये कॉमन है जाइलम और फ्लोएम में, तो इनके तो कुछ कॉमन फंक्शन होंगे, जाइलम में भी मिलेंगे और फ्लोएम में भी। जाइलम का मेन काम क्या है, वाटर और मिनरल को रूट से लेकर ऊपर की तरफ प्लांट में ट्रांसपोर्ट करना। तो जाइलम का जो मेन फंक्शन है वो ट्रैकिड्स और वेसल करते हैं। देखो देखने में भी ये ट्यूब जैसे दिख रहे हैं, पाइप जैसे दिख रहे हैं। ये क्या करते हैं, रूट से पानी को लेते हैं और प्लांट में ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। दोनों के दोनों डेड सेल से बने होते हैं। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एक्ट लाइक पाइप, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल वर्टिकली अपवर्ड्स एंड मेड ऑफ डेड सेल। बेटा जहां भी आपको फाइबर्स दिख जाए तो फाइबर का काम क्या होता है, स्ट्रेंथ देना, सपोर्ट देना, मैकेनिकल सपोर्ट देना, और फाइबर्स बने होते हैं हमेशा डेड सेल से। तो देखो जाइलम फाइबर्स प्रोवाइड सपोर्ट, स्ट्रेंथ एंड मेड ऑफ डेड सेल। लास्ट है जाइलम पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा, पेरेंट का काम स्टोरेज ऑफ फूड, और किससे बनते हैं, लिविंग सेल से। तो जाइलम पैरेनकाइमा स्टोर्स फूड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड मेड ऑफ लिविंग सेल्स। जाइलम में ध्यान से देखो, ट्रैकिड्स भी डेड, वेसल भी डेड, फाइबर्स भी डेड, सिर्फ पैरेनकाइमा एक लिविंग है। तो 4 में से 3 डेड है, 75% डेड टिश्यू है। तो जाइलम को हम अगर सोचें तो ओवरऑल जाइलम क्या एक तरह का डेड टिश्यू माना जा सकता है, बिल्कुल एक तरह का डेड टिश्यू होता है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं फ्लोएम की बात करूं, फ्लोएम भी 4 एलिमेंट से बना होता है। एनसीईआरटी एक 5वां एलिमेंट भी देती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो 4 एलिमेंट फ्लोएम के अंदर क्या क्या होते हैं देखते हैं। सबसे पहले फ्लोएम का मेन पार्ट। फ्लोएम का मेन पार्ट, जाइलम का मेन पार्ट ट्रैकिड्स वेसल्स, फ्लोएम का मेन पार्ट है ये पीला वाला सीव ट्यूब्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ये सीव ट्यूब एलिमेंट, ये पीला वाला, यही वो ट्यूब है। फ्लोएम का काम क्या है, खाना लेके जाना। यही वो ट्यूब है जो खाना लेके प्लांट में अलग अलग जगह पे जाता है। क्या बोलते हैं इसको, सीव ट्यूब एलिमेंट। अच्छा, अब सीव ट्यूब के एंड्स पे आप देखो ऐसे छेद 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 दिख रहा है, यहां पे भी छेद 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 दिख रहा है। परफोरेटेड है, इनकी वॉल्स कहती है परफोरेटेड बाय स्मॉल पोर्स। ये क्यों होते हैं बेटा,
भाई खाने को एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में, एक सेल से दूसरे सेल में भी तो जाना है, तो उसके लिए यहां पे होल्स होते हैं। तो सीव ट्यूब के एंड में जो पोर्स हैं, इनको या तो आप सीव पोर्स बोल दो, पर एनसीईआरटी इसके लिए टर्म लिखती है सीव प्लेट्स। क्या बोलते हैं इसको? सीव प्लेट्स बोलते हैं। एक चीज और सुनो, ये जो सीव ट्यूब है, जो मेन एलिमेंट है जाइलम का, सॉरी फ्लोएम का, जिससे खाना ट्रांसपोर्ट होता है, इसके पास दिमाग नहीं, इसके पास न्यूक्लियस नहीं, इसके पास कंट्रोलिंग स्ट्रक्चर नहीं, इसके पास न्यूक्लियस ही नहीं है। ये ऐसी सेल्स हैं जिनके पास न्यूक्लियस नहीं, और न्यूक्लियस क्या करता है? कंट्रोल। तो भाई इसके पास अब दिमाग नहीं है, इसको कैसे पता चलेगा खाना किधर ले जाएं, कैसे ले जाएं? आपका एक दोस्त होगा ना बेवकूफ सा, एकदम कुछ नहीं पता क्या करना है, क्या बोलना है, तो उसको आप हेल्प करते हो ना, आप उसके कंपेनियन हो। ऐसे ही बेटा फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब के दोनों तरफ देखो, अगल बगल कौन है? इनके कंपेनियन सेल्स हैं, जिनके पास न्यूक्लियस होता है, जो इनको हेल्प करते हैं। तो ये जो आपको पर्पल वाले दिख रहे हैं, ये क्या होते हैं? देखो पर्पल वाला, ये क्या होता है? कंपेनियन सेल्स होता है। ठीक, साइड साइड में आपको ये जो हरा हरा दिख रहा है, ये क्या है? फ्लोएम पैरेनकाइमा है। फ्लोएम पैरेनकाइमा का काम, पैरेनकाइमा स्टोरेज ऑफ फूड मेड ऑफ लिविंग सेल्स। और क्या होगा? और फाइबर्स होगा, वो इसमें दिख नहीं रहा है, क्यों? फाइबर्स अंदर इसके घुसे होते हैं। फाइबर्स क्या करते हैं? इसको स्ट्रेंथ देते हैं, सपोर्ट देते हैं। पढ़ लेते हैं। सीव ट्यूब्स, ट्यूब लाइक कंडक्टिंग स्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट्स फूड। Walls of sieve tube cells perforated by numerous pores, they are called sieve plates, helps in transport of food। भाई इनका पोर्स का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में हेल्प करना। इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? दे डोंट हैव न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस किसके पास है? इनके बगल में। किसके पास? कंपेनियन सेल के पास। फाउंड नेक्स्ट टू सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैव अ न्यूक्लियस। बाकी कौन से एलिमेंट है? फ्लोएम पैरेनकाइमा क्या करेंगे? स्टोरेज ऑफ फूड मेड ऑफ लिविंग सेल। और क्या है? फ्लोएम फाइबर्स इसके अंदर घुसे होते हैं। फाइबर्स का काम इनको स्ट्रेंथ देना, सपोर्ट देना, मेड ऑफ डेड सेल, गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू सीव ट्यूब्स। एक और एलिमेंट एनसीईआरटी मेंशन करती है, सीव सेल्स। अब बेटा कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें फूल नहीं निकलते, उनको हम बोलते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें फ्लावर नहीं होते। इसको आप बायोलॉजी के अंदर जिम्नोस्पर्म्स भी बोलते हो, जिम्नोस्पर्म्स। नॉन फ्लावरिंग प्लांट, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं इसमें फूल नहीं होते। इन प्लांट के अंदर जो खाने का कंडक्शन होता है, फूड का कंडक्शन, तो इनके अंदर होता है सीव सेल्स की वजह से। सीव सेल्स कैसी होती हैं? लंबी लंबी इलोंगेटेड सेल्स होती हैं। इनके पास कोई कंपेनियन सेल्स नहीं होता, इनके पास कोई पोर्स नहीं होते, और ये खाने का कंडक्शन किसमें करती हैं? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में। और जिनमें फूल निकलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स, उनको बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स। उनमें खाने का कंडक्शन कौन करता है? सीव ट्यूब्स। तो जहां फ्लावरिंग प्लांट्स वहां सीव ट्यूब्स, जहां नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स वहां पे सीव सेल्स। अच्छा, अब फ्लोएम के अंदर सारे के सारे टिश्यूज लिविंग है। सीव ट्यूब्स भी लिविंग है, कंपेनियन सेल लिविंग है, पैरेनकाइमा तो लिविंग होता है, फ्लोएम फाइबर एक डेड है, कंपेनियन सीव सेल्स भी कैसी हैं? लिविंग। तो 5 में से 4 एलिमेंट इसके अंदर लिविंग है। ओवरऑल फ्लोएम को मैं देखूं तो मुझे एक ये लिविंग टिश्यू दिख रहा है, हाँ, और जाइलम कैसा था? एक डेड टिश्यू जैसा था। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आइए एक बार जल्दी से डिफरेंस देख लेते हैं जाइलम और फ्लोएम में। मोटा मोटा डिफरेंस देखो, जाइलम का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू स्टेम्स एंड लीव्स। और फ्लोएम का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, कहां से? लीव। खाना कहां बनता है? लीव। फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, इसके बाद बताया है जाइलम के अंदर ट्रैकेट्स होता है, वेसल्स होता है, फाइबर्स होता है, पैरेनकाइमा। और फ्लोएम के अंदर क्या होते हैं? सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फाइबर्स, पैरेनकाइमा और सीव सेल्स। जाइलम का लिविंग पार्ट कौन सा है? जाइलम में एक ही लिविंग पार्ट है, पैरेनकाइमा। और यहां पे तो 4 लिविंग पार्ट हैं आपके। जाइलम के अगर डेड पार्ट की बात करें तो 3 पार्ट डेड है। यहां पे कितने पार्ट डेड है? सिर्फ एक, फ्लोएम फाइबर्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला डिफरेंस याद करना। क्या? जाइलम में जो कंडक्शन है वो यूनिडायरेक्शनल है, पानी सिर्फ नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, कभी पेड़ में पानी ऊपर से नीचे नहीं आएगा। पर अगर मैं खाने की बात करूं, फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्ट है वो क्या है? बाई डायरेक्शनल है। भाई लीफ में खाना बना, यहां से ऊपर की तरफ भी जाएगा पेड़ में, नीचे की तरफ भी आएगा रूट में। तो फूड मटेरियल कंडक्शन इज बाई डायरेक्शनल, कंडक्शन ऑफ वाटर बाय जाइलम इज यूनिडायरेक्शनल। तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। क्लियर? आइए एनसीईआरटी का एक सवाल कर लेते हैं। देखिए एनसीईआरटी का सवाल है, क्या कर लेंगे आप लोग? ये चलो इसको तो कमेंट करके बताओ, कर लेंगे? कमेंट करके सब लोग बताएंगे पॉज करके कि भाई इसका आंसर क्या है। सब लोग ठीक है, डन है भाई, इसका आंसर सबको बताना है। और जो इसका सही आंसर बताएगा उसका नाम मैं अगले लेक्चर में लूंगा। कम से कम 15-20 बच्चों का नाम मैं अगले लेक्चर में लेके आऊंगा जो इसका सही आंसर देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट टुगेदर मेक अप द जाइलम टिश्यू। ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन। कितने एलिमेंट बनाते हैं? नेम देम। तो 4 एलिमेंट बनाते हैं, ट्रैकेट्स, वेसल्स,
जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक, अच्छा, अब प्लांट्स के अंदर बेटा दो तरह के प्रोटेक्टिव टिश्यू भी होते हैं जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। एक है एपिडर्मिस और एक है कॉर्क। एनसीईआरटी इसको दो छोटे छोटे पैराग्राफ में देती है, अपन जल्दी से इसको समझ लेते हैं। सबसे पहला एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या है बेटा? प्लांट के पूरे सरफेस को कवर करने वाली एक प्रोटेक्टिंग लेयर है। एक थिन लेयर ऑफ सेल होती है जो प्लांट को हर तरफ, लीव्स में, रूट्स में, स्टेम्स में, हर तरफ कवर की होती है। एक थिन लेयर होती है, एक कंटिन्यूअस लेयर होती है, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते। ये देखो, ये एपिडर्मिस, ये वाली एपिडर्मिस, ये प्लांट के आउटर सरफेस में हर जगह प्रेजेंट है। आप ऐसे समझ सकते हो जैसे प्लास्टिक की शीट चढ़ा दी, किसी चीज को रैप नहीं करते थे एकदम पतली प्लास्टिक की शीट से, एकदम थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक से इसको हमने जैसे रैप कर दिया, जिसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है हर जगह। मान लो मैं प्लांट को यहां से काटूं और मैं देखूं तो ये जो आउटर लेयर है, ये जो आउटर लेयर है, ये इसी को हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। ये लीफ में भी देखोगे, लीफ में भी होगा, स्टेम में देखोगे, स्टेम में, रूट में देखोगे तो रूट में भी होगा। तो एक बार पढ़ लेते हैं। एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट थिन लेयर ऑफ सेल, इंटायर प्लांट सरफेस इज कवर्ड विथ एपिडर्मिस। पूरा प्लांट का हर एक सरफेस उस पन्नी से कवर्ड है। कंटिन्यूअस लेयर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, कंटिन्यूअस लेयर है। अब बात आया इसका फंक्शन क्या है भाई? अब बताओ, पूरे में एक लेयर चढ़ी है, पन्नी चढ़ी है, इसका काम क्या है? प्रोटेक्ट करना, अगल बगल से कोई स्क्रैच ना लगा दे, कोई इंजरी ना हो जाए, आसपास कोई मक्खी वक्खी भिनभिना रही हो, आसपास कोई पैरासाइट हो, वो आके इसको हार्म ना करे। और प्लांट के अंदर जो पानी है वो धूप में इतनी तेजी से लॉस ना हो, बहुत तेजी से पानी निकल जाएगा तो प्लांट मर जाएगा, तो लॉस ऑफ वाटर को भी बचाना। तो प्रोटेक्ट्स प्लांट फ्रॉम इंजरी, अगेंस्ट पैरासाइटिक अटैक एंड अगेंस्ट वाटर लॉस, ये इनका मेन फंक्शन हो गया। अब आए डेजर्ट प्लांट में। अब बेटा डेजर्ट्स में क्या होता है? पानी की और कमी होती है, क्योंकि डेजर्ट में तो पानी नहीं है, तो प्लांट क्या चाहता है? अपने पानी को जितना हो सके बचाना चाहता है। तो डेजर्ट्स में क्या होता है? इस एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्स की मोम की एक लेयर पूरी चिपकी होती है। और वैक्स कैसा होता है बेटा? वाटरप्रूफ टाइप का होता है, वैक्स के अंदर से पानी निकलना मुश्किल है। तो डेजर्ट प्लांट में क्या होता है? इसी के ऊपर पूरी एक वैक्स की एक लेयर बनी होती है जिसको हम बोलते हैं क्यूटिन। क्या बोलते हैं? क्यूटिन। और क्यूटिन ऐसा केमिकल है कि वाटरप्रूफ सब्सटेंस है, पानी को लूज नहीं होने देता। इसकी जरूरत कहां पे? डेजर्ट प्लांट्स में है। एपिडर्मिस हैज अ थिक वैक्सी कवरिंग ऑफ क्यूटिन टू रिड्यूस वाटर लॉस बाय ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन बेटा वो प्रोसेस होता है जिससे प्लांट पानी लूज करते हैं, है ना, इवेपोरेशन जैसा। क्यूटिन इज अ केमिकल सब्सटेंस विथ वाटरप्रूफ क्वालिटी। ठीक है। अच्छा, रूट्स की जो एपिडर्मल सेल होती हैं उनमें थोड़े से हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जो रूट्स की एपिडर्मल सेल्स, एपिडर्मिस समझ में आ गया? एक पन्नी जैसी कवरिंग, एक थिन लेयर की कवरिंग, थिन सेल्स की कवरिंग, कंटिन्यूअस शीट। जो रूट्स की एपिडर्मल सेल्स होती हैं वो लंबी लंबी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, पतले पतले हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये क्या हेल्प करते हैं बेटा? आसपास में जितना पानी है उसको ये सोखने का काम करते हैं, पानी एब्जॉर्ब करते हैं। भाई पतले पतले लंबे लंबे हो गए तो ओवरऑल क्या हुआ? रूट का सरफेस एरिया बढ़ गया और यहां से क्या होता है? और ज्यादा पानी हम एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो यही बात लिखी है। Epidermal cells of roots have long hair-like parts to increase total surface area for water absorption। यहां पे देखो क्यूटिकल है। क्यूटिकल क्या है बेटा? वही लेयर क्यूटिन वाली। कहां होती है? एपिडर्मिस के ऊपर। ये कैसी होती है? वैक्स जैसी। कहां मिलती है आपको? डेजर्ट प्लांट्स में। तो एपिडर्मिस समझ में आ गया? एक थिन लेयर है, थिन कवरिंग है, कंटिन्यूअस शीट है प्लांट के पूरे सरफेस के ऊपर। क्या करती है? चोट लगने से बचाती है। और क्या करती है? आपको पैरासाइट से बचाती है। और क्या करती है? पानी का लॉस होने से बचाती है। अच्छा, अब जो लीव्स की एपिडर्मिस लेयर होती है, जो लीफ की आउटर सरफेस होता है, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। हाँ, लीफ की जो एपिडर्मिस लेयर, ये लीफ है मान लो, इसकी अगर मैं एपिडर्मिस, ऊपर क्या होगी बेटा? सबसे ऊपर वाली कवरिंग लेयर क्या है? एपिडर्मिस। इसमें ना अगर मैं इसको जूम करके देखूं तो इसमें मुझे छोटे छोटे पोर्स दिखाई पड़ते हैं, थिन छोटे छोटे पोर्स। इन पोर्स का काम क्या है भाई? लीफ को खाना बनाना है। खाना बनाना यानी फोटोसिंथेसिस, और उसके लिए क्या चाहिए होता है हमको? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये छोटे छोटे होल क्या करते हैं? खुलते हैं, और खुलते हैं तो अंदर इसके क्या घुस जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुस जाती है। यानी ये जो छोटे छोटे पोर्स हैं ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं। इन छोटे छोटे पोर्स को हम स्टोमेटा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। क्या है? स्मॉल पोर्स इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। एपिडर्मिस क्या थी? एकदम
एक पूरी प्लास्टिक की लेयर, उसमें छोटे 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 होल्स हैं। ये होल खुलते हैं, आसपास से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, ऑक्सीजन भी ले सकते हैं, यानी ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं। दूसरा काम क्या है बेटा, मान लो प्लांट के अंदर बहुत ज्यादा पानी हो गया, अब उसको पानी को लूज करना है, तो यही बेटा पोर्स खुल जाते हैं, यानी स्टोमेटा खुल जाता है, स्टोमेटा खुल जाता है और यहां से बाहर क्या निकल जाता है, पानी, H2O निकल जाता है। सर क्यों पानी लूज करना है? अरे यार, जब हमें गर्मी लगती है तो हम क्या करते हैं, पसीना निकलता है ना हमारी बॉडी से, उससे क्या होता है, जब पसीना इवेपोरेट होता है तो हमें ठंडा लगता है, तो टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए पानी को निकालना होता है। इसको हम ट्रांसपीरेशन भी बोलते हैं, लॉस ऑफ वाटर। अगर पानी को लूज किया, लॉस ऑफ वाटर को हम ट्रांसपीरेशन। तो स्टोमेटा के दो फंक्शन, एक तो गैसेस का एक्सचेंज, खुला कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लिया, खाना बनाया, दूसरा खुला और पानी को लूज किया ताकि हम टेम्परेचर भी रेगुलेट कर पाए। अच्छा, ये जो स्टोमेटा है ये है क्या बेटा, ये है क्या, टाइनी पोर्स है। कहां पे है, एपिडर्मिस की लेयर पे है। स्टोमेटा के अगल बगल ये देखो, जो पोर है वो स्टोमेटा, इसके अगल बगल ये जो आपको दिख रहा है किडनी जैसा, ये दिख रहा है कुछ किडनी जैसा, ये बेटा जो किडनी जैसा स्टोमेटा के अगल बगल है, इसको एनसीईआरटी बोलती है गार्ड सेल्स। ये गार्ड का काम करते हैं, गार्ड होते हैं ना, ऐसे कर देते हैं, ऐसे दरवाजा बंद, फिर इसे खोलते हैं, दरवाजा खुल जाता है। तो गार्ड सेल क्या करते हैं, कंट्रोल्स दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये बंद हो गए तो स्टोमेटा बंद, ये खुल गए तो स्टोमेटा खुल जाता है। तो यही है, स्टोमेटा आर इंक्लोज्ड बाय टू किडनी शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल, किडनी जैसे दिखने वाले, राजमा जैसे दिखने वाले। ईच स्टोमा हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद एटमॉस्फेयर। और दूसरा काम ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर एज वाटर वेपर टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। एनसीईआरटी का सवाल, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा? दो फंक्शन है स्टोमेटा। स्टोमेटा है क्या, टाइनी पोर्स ऑन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ। काम क्या है, एक तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आना, दूसरा ट्रांसपीरेशन, लॉस ऑफ वाटर। उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, टेम्परेचर रेगुलेशन। अच्छा, एक वर्ड याद रखना कि पानी सीधा पानी की तरह लूज नहीं होता। पानी कैसे लूज होता है, वाटर वेपर की तरह। भाई हमें पसीना निकलता है, वो क्या होता है, भाप बन के, वाटर वेपर बन के जाता है। तो लॉस ऑफ वाटर एज वाटर वेपर। क्लियर है? अच्छा, दूसरे तरह के जो हमारे प्रोटेक्टिव टिश्यू हैं वो है कॉर्क। कॉर्क यार आपने देखा होगा, शटल कॉक के नीचे लगा होता है कॉर्क, या कई बार आपने मूवी में देखा होगा वो स्कॉच की बोतल ऐसे हिलाते हैं और ऐसे खोलते हैं, ऊपर से क्या निकलता है, कॉर्क। तो कॉर्क क्या है बेटा, एक डेड टिश्यू है। अगर आपको याद हो, सबसे पहली सेल भी जो हमें मिली थी वो क्या मिली थी, कॉर्क की ही मिली थी। तो एक डेड टिश्यू होता है। ये कहां पे मिलता है, ये आपको बार्क की आउटर लेयर में मिलता है। बार्क पता है ना, जो ट्री होता है एकदम ऐसे, ट्री का एकदम सख्त सा, एकदम मरा हुआ सा नहीं दिखता है, पेड़ की जो एकदम टहनी होती है, जो उसका मेन टहना होता है जिसको बोल सकते हैं, जो बार्क ऑफ ट्री है, उसकी जो सबसे बाहर वाली लेयर है, ये सबसे आउटर लेयर जो होती है, ये किससे बनी होती है, कॉर्क से। और ये क्या है, एक तरह के डेड टिश्यू हैं। कहां मिलते हैं, पेड़ के एकदम आउटर जगह पे। अब बेटा आप ध्यान से देखो, कोई भी पौधा, पेड़ कब बनता है, जब उसकी उम्र हो जाती है, काफी समय बाद। तो बेटा ये कॉर्क आपको कब मिलते हैं, ये बुढ़े प्लांट्स में मिलते हैं, मैच्योर प्लांट्स में मिलते हैं, जब वो ट्री बनने लगता है। अच्छा, कॉर्क आप देखो इस तरह से दिख रहा है, लंबाई में दिख रहा है कि चौड़ाई में? कॉर्क क्या है, ये ऐसे, बार्क की आउटर लेयर चौड़ाई में। यार चौड़ाई वाली ग्रोथ को हम क्या बोलते थे, याद करो, सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ वो कहां आती थी, कौन सी, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। हाँ, कॉर्क इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सेकेंडरी मेरिस्टम या लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंक्रीज इन थिकनेस और गर्थ इन लेटर स्टेज ऑफ प्लांट्स लाइफ व्हेन प्लांट्स गेट्स ओल्ड। तो सेकेंडरी ग्रोथ कब होती है बेटा, बाद में। इसलिए पहली वाली लंबाई वाली ग्रोथ को क्या बोलते हैं, प्राइमरी। पहले प्राइमरी ग्रोथ हो रही है, फिर सेकेंडरी ग्रोथ होना स्टार्ट करती है। ये भी एक रीजन है, ठीक। सेल्स ऑफ कॉर्क आर डेड एंड इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट। इसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं, डेड सेल एकदम चिपकी चिपकी चिपकी, एकदम सख्ती। क्या दे रही है, प्लांट को प्रोटेक्शन दे रही है, इंजरी से, पैरासाइट से, लॉस ऑफ वाटर, सबसे, जैसे एपिडर्मिस में था वैसे ही। फंक्शन प्रोटेक्ट्स फ्रॉम इंजरी एंड वाटर लॉस। अच्छा, अब एक चीज समझो कि कॉर्क ये प्रोटेक्शन क्यों दे पाती है, ये पूछता भी है एग्जाम में। तो बेटा जो कॉर्क की डेड सेल्स होती हैं ना, जो कॉर्क टिश्यू, मान लो ये कॉर्क टिश्यू है और इसके अंदर बहुत सारी सेल्स हैं। ये कॉर्क क्या है बेटा, कॉर्क क्या है, कॉर्क सेल नहीं, कॉर्क क्या है, टिश्यू है। जो कॉर्क टिश्यू के अंदर की सेल है, अगर मैं एक सेल को बाहर निकालूं तो इन सेल के अगल बगल बहुत ही थिक सेल वॉल होती है, बहुत ही थिक सेल वॉल, और ये बनी होती है केमिकल से, स्यूबेरीन। किससे, स्यूबेरीन। और स्यूबेरीन साहब बहुत सख्त होते हैं, बहुत। ये ना कुछ अंदर से बाहर जाने देते हैं, ना बाहर से अंदर। पेड़ को अगर आप जाके छुओ तो बाहर कैसा एकदम हार्ड हार्ड सा नहीं, चमड़े जैसा पिचोरी, बाप रे।
तो बेटा ये क्यों इतना हार्ड होता है? बिकॉज ऑफ स्यूबेरिन। ठीक है, तो कॉर्क सेल्स की जो आउटर लेयर है दैट इज वेरी थिक, मेड ऑफ स्यूबेरिन, और यही प्रोटेक्शन देती है प्लांट को चोट से, पैरासाइट से एंड वाटर लॉस से। सेल वॉल्स आर वेरी थिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ केमिकल स्यूबेरिन। नो मूवमेंट ऑफ वाटर और इवन गैस, गैस तक नहीं जा पाएगी, इसके अंदर कोई गैस भी नहीं जा सकती, इतने ज्यादा ये थिक होते हैं और इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। नो मूवमेंट ऑफ वाटर और इवन गैस कैन अकर थ्रू कॉर्क ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्यूबेरिन। क्लियर? हाउ डज द कॉर्क एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू? एनसीईआरटी का सवाल कर लेंगे भाई, कॉर्क कैसे प्रोटेक्टिव टिश्यू बनता है? कॉर्क क्या करता है? आउटर लेयर बनाता है बार्क की। कैसी सेल्स होती हैं? डेड सेल होती हैं, कोई इंटरसेलुलर स्पेस भी नहीं है, एब्सेंट। तो एकदम कैसी होगी? डेंस होगी, कॉम्पैक्ट होगी, और इनकी सेल वॉल कैसी है? थिक हैं, उस पे क्या है? स्यूबेरिन है, वो प्रोटेक्ट करता है वाटर लॉस से, इंजरी से, पैरासाइट अटैक से, लिख सकते हैं। क्लियर? तो यहां पे हमारे प्लांट टिश्यूज होते हैं समाप्त। अब हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज, और एनिमल टिश्यूज थोड़ा ज्यादा आसान लगेगा। क्यों? क्योंकि हम भी एनिमल्स हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर के चीजों की बात होगी, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, एनिमल टिश्यूज 4 तरह के होते हैं, मोटा मोटा देखें तो 4 तरह के हैं। एक है एपिथेलियल टिश्यू, एक है कनेक्टिव टिश्यू, एक है मस्कुलर टिश्यू, और एक है नर्वस टिश्यू। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू। बहुत आसान है बेटा, एकदम आराम से समझते हैं। एपिथेलियल टिश्यू क्या है? प्रोटेक्टिव कवरिंग टिश्यू इन एनिमल्स, जो हमारा कवरिंग टिश्यू होता है। कहां पे मिलता है? ऑलमोस्ट बॉडी के सारे ऑर्गन्स में एपिथेलियल टिश्यू हमें मिलता है, और हर जगह अलग अलग फंक्शन भी करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी स्किन में क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू। अब ये क्या काम करता है? स्किन क्या काम कर रही है? प्रोटेक्शन का। तो वहां ये क्या काम करता है? प्रोटेक्शन का काम करता है। ठीक है, जैसे मान लो हमारी जो इंटेस्टाइन है, तो इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में भी मिलता है एपिथेलियल टिश्यू। इंटेस्टाइन का काम क्या है? डाइजेस्टेड खाने को एब्जॉर्ब करना और ब्लड में पहुंचाना। तो वहां पे एपिथेलियल टिश्यू क्या काम करता है? एब्जॉर्प्शन का काम करता है। बॉडी के मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स में आपको एपिथेलियल टिश्यू मिलेगा, अलग अलग शेप का मिलेगा और अलग अलग फंक्शन भी करेगा। फॉर एग्जांपल हमारी किडनी के ट्यूब्स में, ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी में भी मिलता है एपिथेलियल टिश्यू। अब किडनी का मेन काम क्या है? फिल्ट्रेशन। तो वहां पे जाके ये क्या करने लगता है? फिल्ट्रेशन करने लगता है। हमारे लिवर में भी मिलता है एपिथेलियल टिश्यू। लिवर का काम क्या है? लिवर डाइजेशन में हेल्प करता है, एक जूस सीक्रेट करता है, सीक्रेट मतलब एक जूस प्रोड्यूस करता है। तो जब ये लिवर में एपिथेलियल टिश्यू मिलता है तो इसका फंक्शन क्या हो गया? सीक्रेशन का हो गया। ठीक, हमारे लंग्स में मिलता है, एक्चुअली लंग्स के एल्विलाई, एल्विलाई क्या होते हैं? छोटे छोटे एयर सैक्स, लंग लास्ट में जाके छोटे छोटे एयर सैक्स में बढ़ जाता है। तो बेटा लंग्स का मेन काम क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, ऑक्सीजन अंदर लेना, बॉडी को भेजना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करना। तो जब एपिथेलियल टिश्यू लंग्स के एल्विलाई में होते हैं तो वहां पे गैस एक्सचेंज करते हैं। तो बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स में ये मिलता है और अलग अलग फंक्शन करता है। फंक्शंस क्या हो गए? प्रोटेक्शन हो गया जैसे स्किन में, एब्जॉर्प्शन हो गया जैसे इंटेस्टाइन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जैसे लंग के एल्विलाई, सीक्रीशन हो गया जैसे हमारे लीवर में हो गया, फिल्ट्रेशन जैसे किडनी में हो गया। अच्छा, एक चीज और समझो कि एपिथेलियल टिश्यू, जैसे एपिडर्मिस नहीं पढ़ा था हमने, वो भी क्या थी? लेयर थी। तो एपिथेलियल टिश्यू भी वैसा ही होता है, थिन लेयर होती है विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस। इसकी भी जो सेल्स होती हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड होती हैं इस तरह से। ये देखो एपिथेलियल टिश्यू की भी जो सेल्स हैं वो देखो यहां पे ये कैसे पैक्ड, एकदम टाइटली चिपकी चिपकी, एक दूसरे से चिपकी हुई। इतने अच्छे से चिपकाने के लिए इनके बीच में एक सीमेंटिंग मटेरियल लगा होता है। जैसे ईंटे को जोड़ने के लिए नहीं मिस्त्री ऐसे सीमेंट लगा के चिपकाता है, वैसे ही इनकी सेल्स को एकदम टाइटली बांधने के लिए इनके बीच में सीमेंटिंग मटेरियल होता है। अच्छा, अब ये एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स हैं यहां पे, ठीक है, एकदम टाइटली पैक्ड। अब इनके नीचे किसी और टिश्यू की सेल्स होंगी, उनके नीचे कोई और टिश्यू होगा। अपने नीचे वाले टिश्यू की सेल से ये सेपरेटेड होते हैं बाय अ मेम्ब्रेन। यहां पे एक मेम्ब्रेन दिख रहा है आपको, पिंक कलर का एकदम अलग सा, ये जो मेम्ब्रेन दिख रहा है इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको? बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये क्या करता है? एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स को नीचे वाले टिश्यू की सेल से सेपरेट करता है। क्या बोलते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन। खास बात क्या है, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन में कोई सेल्स नहीं होती, ये एक नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन होता है। तो यही बात यहां पे लिखी है, एपिथेलियम टिश्यू इज सेपरेटेड फ्रॉम द टिश्यू बिलो बाय अ नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्लियर है? चलिए, अब हमारी बॉडी में मैंने बताया बहुत सारे ऑर्गन्स में हमें क्या मिलने वाला है? एपिथेलियल टिश्यू। हर जगह उसका शेप अलग होगा, उसका फंक्शन अलग होगा। तो हमें 6 तरह के एपिथेलियल टिश्यू पढ़ने हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। हम पढ़ेंगे वो टिश्यू का अपीयरेंस कैसा है, शेप कैसा है, लोकेशन कहां पे है
और फंक्शन कहां पे है? बहुत आसान है, एक एक करके समझते हैं, वर्ड्स को तोड़ेंगे सब समझ में आएगा। सबसे पहले क्या लिखा है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। चलो एपिथेलियम टिश्यू तो हमें समझ में आता है, क्या है? कवरिंग है, ठीक है। सिंपल मतलब होता है सिंगल लेयर, एक ही लेयर होगी, और स्क्वैमस का मतलब होता है थिन फ्लैट। तो यहां पे देखो आपको एक पतली पतली चपटी हुई फ्लैट सेल्स दिख रही हैं, तो सिंगल लेयर ऑफ थिन फ्लैट सेल्स, इसको क्या बोलते हैं? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। इतनी पतली पतली लेयर वाली जो टिश्यूज हैं ये कहां मिलती हैं? एक तो आपके ब्लड वेसल्स में मिलती हैं और आपके लंग के एल्वेलाई में। क्यों? क्योंकि ब्लड वेसल्स को क्या करना है बेटा? जगह जगह जाके आपको ऑक्सीजन देना है, जगह जगह जाके डाइजेस्टेड फूड सप्लाई करना है। तो एकदम पतली लेयर होगी तभी तो फूड बाहर निकल पाएगा, एकदम पतली लेयर होगी तभी तो ऑक्सीजन बाहर जाएगी, ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में अंदर आएगी, ब्लड वापस लेके आ जाएगा हार्ट के पास। तो एकदम पतली पतली सिंगल लेयर ऑफ थिन फ्लैट सेल्स कहां पे मिली हमें? ब्लड वेसल्स में और लंग एल्वेलाई में। भाई लंग एल्वेलाई का काम क्या है? जो ऑक्सीजन अंदर ली है उसको बॉडी को देना, तो उस ऑक्सीजन को निकल के बाहर आना पड़ेगा, इसीलिए पतली पतली लेयर। तो इनका काम क्या हो गया? इनका काम हो गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस, बॉडी के अंदर ब्लड कर रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो यहां पे लिखा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी आप साथ में ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। एपिथेलियम हमें समझ में आता है कवरिंग, स्क्वैमस क्या था? थिन फ्लैट सेल्स। अच्छा देखो यहां पे भी थिन फ्लैट सेल है। स्ट्रेटिफाइड का मतलब मल्टीपल लेयर, सिंपल का मतलब क्या था? सिंगल लेयर, स्ट्रेटिफाइड का मतलब मल्टीपल लेयर। तो यहां पे क्या है? मल्टी लेयर ऑफ फ्लैट थिन सेल्स, ये दिख रही है, देखो यहां पे फ्लैट थिन सेल्स तो ही है, बस उसकी बहुत सारी लेयर हो जाती है। ये आपको कहां पे मिलता है? आपकी स्किन में बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट कहां पे मिलता है? ये हमें स्किन में मिलता है। दूसरा इनर लाइनिंग ऑफ माउथ में मिलता है। कहां मिलता है? इनर लाइनिंग ऑफ माउथ। ये जो है ये जो है ये किससे बनी है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू से। काम क्या है बेटा? आपकी इनर लाइनिंग ऑफ माउथ का काम क्या है? कि कुछ नुकीली चीज आप खा लो तो चोट ना लगे, प्रोटेक्शन। स्किन का काम क्या है? प्रोटेक्शन। तो इनका मेन काम क्या हो जाता है? प्रोटेक्शन। याद रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये बहुत पूछता है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, स्किन एंड इनर लाइनिंग ऑफ माउथ। नेक्स्ट है बेटा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब क्यूबॉइडल का मतलब सेल का शेप कैसा होगा? क्यूब जैसा होगा, क्यूबॉइड जैसा होगा। तो इसमें क्या होती हैं? क्यूब शेप की सेल्स होती हैं। ये कहां पे मिलता है? ये आपको किडनी के ट्यूब्यूल्स यानी ट्यूब्स की लाइनिंग में मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स में मिलता है। दूसरा आपके सलाइवरी ग्लैंड के डक्ट्स में मिलता है, डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड यहां पे होता है, सलाइवा प्रोड्यूस, थूक प्रोड्यूस करता है। तो इसका फंक्शन क्या क्या हो गया? पहले तो कहां मिला? लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स। यार किडनी का काम क्या है? फिल्टरेशन का काम होता है किडनी का। तो पहला तो काम हो गया क्यूबॉइडल एपिथेलियम का, फिल्टरेशन। दूसरा कहां मिल रहा है? डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड से क्या निकल रहा है? सलाइवा, यानी कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ सीक्रीट हो रहा है। तो दूसरा काम हो गया इसका सीक्रीशन। तीसरा ये मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है। तो दो फंक्शंस तो याद रखना, सीक्रीशन, फिल्ट्रेशन, और तीसरा और क्या लिखा है? मैकेनिकल सपोर्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत पूछता है, ये दोनों बहुत पूछता है। नेक्स्ट है कॉलमनर एपिथेलियम। देखो नाम में ही छुपा है सब कुछ। कॉलमनर यानी कॉलम, यानी टॉल पिलर लाइक स्ट्रक्चर वाली सेल्स। इन टिश्यूज की जो सेल होगी वो ऐसी लंबी लंबी पतली पतली पिलर लाइक स्ट्रक्चर वाली सेल्स होगी। कैसी? टॉल पिलर लाइक सेल्स। ये कहां पे मिलता है? ये आपको इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में मिलता है। वहां पे इसका एक स्पेशल नाम भी होता है विलाय। यहां पे इसका एक स्पेशल नाम होता है विलाय। इनका काम क्या होता है? मैंने बताया ना, इंटेस्टाइन का मेन काम क्या है? डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करना। तो ये पतले पतले लंबे लंबे होते हैं, डाइजेस्टेड फूड इनसे चिपक के एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इनका मेन काम क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन और सीक्रीशन भी करते हैं। तो एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रीशन। नेक्स्ट क्या है? कॉलमनर एपिथेलियम का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। बेटा सीलिएटेड, देखो जब भी आप बायोलॉजी पढ़ो कहीं सीलिया सुनाई पड़े तो सीलिया का मतलब होता है कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर। जहां भी सीलिया दिख जाए ना आपको तो समझ जाना कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो वही कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू है, सेम वही कॉलम जैसे, थिन कॉलम जैसे ही टॉल पिलर लाइक स्ट्रक्चर, और उनके ऊपर ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बने होंगे। क्या बने होंगे? हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? सीलिया बोलते हैं। ठीक है, तो कॉलमनर सेल्स विथ सीलिया यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर, वही कॉलमनर सेल्स हैं, उन्हीं के ऊपर क्या निकला है? सीलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ है।
ये कहाँ मिलते हैं? ये हमको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मिलते हैं। देख सीलिया का काम क्या है, पतले पतले बाल हैं, इनका काम क्या है? इनका काम है मूवमेंट कराना। तो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जो म्यूकस होता है, जिसके अंदर डर्ट फंसी है, डस्ट फंसी है, उसको ये मूव करा के ऊपर फेंसते हैं और फिर करके हम वो म्यूकस बाहर निकालते हैं। तो इनका काम क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम में है। सीलिया मूव्स एंड पुशेस द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट। सीलिया क्या करता है? मूव करता है, पुश करता है म्यूकस को, जिसे हम क्लियर कर दें। लास्ट है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। इसके नाम में ही इसकी भी मीनिंग छुपी है। क्या है? ग्लैंडुलर, यानी ये कहां में मिलेगा? ग्लैंड्स में मिलेगा। जैसे मैंने भी आपको बताया सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा प्रोड्यूस करता है, जैसे टीयर ग्लैंड टीयर्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे स्वेट ग्लैंड स्वेट यानी पसीना प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू है, ये क्या होता है? कुछ एपिथेलियम टिश्यू ऐसे अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं। कुछ एपिथेलियम टिश्यू क्या होते हैं? ऐसे अंदर की तरफ ऐसे मुड़ जाते हैं, फोल्ड इनवर्ड। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है, फोल्ड्स इनवर्ड्स। पोर्शन ऑफ एपिथेलियम दैट फोल्ड इनवर्ड, पोर्शन ऑफ एपिथेलियम दैट फोल्ड इनवर्ड। और ये कहां पे होते हैं? ग्लैंड्स में। ग्लैंड्स का काम क्या है? कुछ सीक्रेट करना। तो यहां से ये कुछ ना कुछ चीजें सीक्रेट करते हैं। कहां मिलते हैं? ग्लैंड्स ऑफ बॉडी, जैसे स्वेट ग्लैंड में मिला, सलाइवरी ग्लैंड में मिला, टीयर ग्लैंड वगैरह वगैरह। काम क्या करेंगे? सीक्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो ये 6 तरह के एपिथेलियम टिश्यू हैं। इनका शेप, ये बनाना डायग्राम, लोकेशन, फंक्शन आपको अच्छे से याद। तो एक बार पॉज करके इसको लर्न कर लो और कॉमेंट में लिख दो कि याद हो गया, तभी आगे बढ़ेंगे। लिख लिया? पॉज। चीटिंग आई, कसम दूं क्या? तुझे कसम है तेरे क्रश की, अगर तूने नहीं किया तेरी क्रश किसी और से पड़ जाए। अब हो जाएगा। लिख दिया? याद कर लिया? चल आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, एनसीईआरटी का सवाल, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू इन द फॉलोइंग। सबसे पहले स्किन। स्किन में क्या था? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। बार्क ऑफ ट्री, बार्क ऑफ ट्री के सबसे बाहर में क्या होता था? कॉर्क। तो देखो कॉर्क है। लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल और डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, दोनों में एक ही तरह के टिश्यूज थे। कौन से? क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। फिर क्या है? वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल हमें कहां दिखते थे? जाइलम फ्लोएम में, यानी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यूज। अब मस्कुलर टिश्यूज का मेन काम क्या है? मस्कुलर टिश्यूज का मेन काम है मूवमेंट कराना। जैसे मेरे हाथ की ये मूवमेंट, ये मूवमेंट, ये मूवमेंट, ये कौन कराते हैं? हमारे मसल्स कराते हैं। जो मस्कुलर टिश्यूज होते हैं बेटा, ये मान लो मस्कुलर टिश्यूज हैं, इसके अंदर लंबी लंबी सेल्स होती हैं, इलोंगेटेड सेल्स होती हैं। टिश्यूज मेड ऑफ इलोंगेटेड सेल्स हेल्प इन मूवमेंट्स इन आवर बॉडी। अच्छा अब एक बात बताओ कि हमारी बॉडी की मूवमेंट हो कैसी रही है? सर मसल्स की वजह से। पर ये मसल्स मूव क्यों कर रहे हैं? बेटा जो हमारी मसल टिश्यूज के सेल्स होते हैं ना, उन सेल्स के अंदर एक स्पेशल तरह का प्रोटीन होता है, बड़ा खतरनाक प्रोटीन होता है। हमारी मसल टिश्यू के सेल में एक स्पेशल तरह का प्रोटीन होता है जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। ये मान लो मेरा मसल है, अब इस मसल टिश्यू के अंदर बहुत सारे सेल्स होंगे और सेल्स के अंदर बहुत सारा स्पेशल तरह का प्रोटीन, छोटा 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 छोटा, और वो सारे प्रोटीन क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। और उन्हीं कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन से ये देखो मूवमेंट हो रही है। बहुत सारे इसके अंदर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन, छोटे छोटे प्रोटीन्स है, वो क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। और उन्हीं से मेरी डिफरेंट तरह की ये बॉडी की मूवमेंट, ये मूवमेंट, ये मूवमेंट, ये सारी मूवमेंट कैसे हो रही हैं? बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्पेशल प्रोटीन्स प्रेजेंट इन दी सेल्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना कि मसल्स मूव कैसे करती हैं? बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कैसे मूव करती हैं? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्पेशल प्रोटीन्स प्रेजेंट इन मसल। इन प्रोटीन्स को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। ऐसे कई प्रोटीन्स होते हैं जो ये काम करते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स कहते हैं। प्लांट्स के अंदर ऐसे कोई स्पेशल प्रोटीन्स नहीं होते, इसीलिए प्लांट्स में आपको इतना ज्यादा मूवमेंट दिखाई नहीं पड़ता। अच्छा अब हमारे जो मस्कुलर टिश्यू हैं ये भी 3 तरह के होते हैं, बहुत सिंपल है। कौन कौन से? स्केलेटल मसल टिश्यू, दूसरा हमारा स्मूथ मसल टिश्यू, तीसरा हमारा कार्डियक मसल टिश्यू। इनके डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम एक बार देख लीजिएगा, एक बार प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। और इनको अब डिटेल में समझते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे इनको, है ना, इनका डिफरेंस देखते हैं और उससे क्लियर समझ में आएगा। स्केलेटल, स्मूथ, कार्डियक, बहुत सिंपल है बेटा। सबसे पहले मैंने लिखा स्केलेटल, साथ में क्या लिखा है? स्ट्राइएटेड मसल टिश्यू, कुछ होता होगा। स्मूथ, अनस्ट्राइएटेड, और लास्ट में कार्डियक है। चलो भाई इसको समझते हैं अब। बेटा सबसे पहली चीज क्या बोली? स्केलेटल। स्केलेटल मतलब कुछ बोन से,
तो हमारे जो मसल टिश्यूज बोन से अटैच्ड हैं उनको बोलते हैं स्केलेटल मसल टिश्यू अटैच टू दी बोन्स। भाई हमारी बोन्स कैसे मूव कर रही हैं, हड्डियों का ढांचा क्यों मूव कर रहा है? हम दिमाग से जो सिग्नल भेजते हैं वो सिग्नल किसके पास जाता है? मसल्स के पास। एक्चुअली हमारी जो मसल्स मूव करती हैं वो साथ में बोन्स को मूव कराती हैं, क्योंकि मसल्स किससे जुड़ी हैं? अटैच टू दी बोन्स। तो हम जो ब्रेन से सिग्नल भेजते हैं मसल्स की मूवमेंट के लिए भेजते हैं, और वो मसल्स बोन के साथ चिपकी होती हैं, अटैच टू बोन्स, तो बोन्स का मूवमेंट कराती हैं। कौन सी मसल्स? स्केलेटल मसल। दूसरी क्या है हमारी? स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स बेटा हमें कहां मिलती है? ज्यादातर हमें उन जगह मिलती है जो मूवमेंट्स हम कंट्रोल नहीं करते। हाँ, ऐसे बहुत से मूवमेंट्स बॉडी के अंदर हो रहे हैं जो हम कंट्रोल नहीं करते। जैसे ब्लड का फ्लो, तेज बहेगा धीमे बहेगा हम कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लड से हम कह सकते हैं चलो हमारी फिंगर में जाओ, चलो हमारी फिंगर में ब्लड दो, हमारे पैर में ब्लड दो, दिमाग को ब्लड दो, हम नहीं बोल सकते। ये मूवमेंट्स इनवॉलेंट्री है। इनवॉलेंट्री मतलब जो अपने आप हो रहा हो, हमारे कंट्रोल में ना हो। इनवॉलेंट्री, नॉट कंट्रोल्ड बाय आवर विल। तो जितने भी इनवॉलेंट्री मूवमेंट है, जैसे हमारी आंखों के अंदर आइरिस होता है बेटा। आइरिस क्या है? ये आंखों के अंदर एक छोटा गोला, एक बड़ा गोला। जो बड़ा वाला गोला है वो आइरिस। ये क्या करता है? मान लो तेज लाइट आई तो क्या करते हैं? ऐसे आंख ऐसे मीन जाती है, छोटी हो जाती है। क्या हम खुद से करते हैं? इनवॉलेंट्री, अपने आप ये हो जाता है। मान लो मैंने खाना खाया, अब मैं खाना खाने के बाद क्या डिसाइड कर सकता हूं कि खाना तेजी से अंदर जाए या किस तरफ खाना जाएगा? मैं डिसाइड करूंगा? नहीं, पर मूवमेंट तो हो रहा है खाने का। तो वो मूवमेंट कौन करा रहा है? ये हमारी स्मूथ मसल टिश्यूज। क्या जितने भी इनवॉलेंट्री मूवमेंट है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बॉडी के अंदर हो रहे हैं, वो कौन कराता है? स्मूथ मसल टिश्यू। तो ये कहां कहां पे मिलते हैं? ब्लड वेसल्स में मिलते हैं। भाई ब्लड का फ्लो हम कंट्रोल नहीं करते। आइरिस इन आईज मिलते हैं जो मैंने बताया। वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या है बेटा? एक ट्यूब है जो हमारे माउथ से जाता है अंदर, फूड पाइप बनता है, फिर हमारा स्टमक, हमारे इंटेस्टाइन, फिर लास्ट में एनस। तो हमारे मुंह से लेके, हिंदी में नहीं, मुंह से, माउथ से लेके एनस तक एक सिंगल पाइप है, उसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। इसके अंदर क्या होता है बेटा? यहां पे फूड पाइप ऐसे ऐसे मूव करता है खाने को अंदर तरफ भेजने के लिए। पर ये जो मूवमेंट है ये हम कंट्रोल नहीं करते, इनवॉलेंट्री है, नॉट बाय आवर विल। तो एलिमेंट्री कैनाल की। ब्रोंकाई इन लंग्स में, यूरेटर्स में। यूरेटर्स कहां मिलते हैं? हमें किडनी में मिलते हैं। तो ये सारी मूवमेंट्स हम कंट्रोल नहीं करते, यहां पे होते हैं हमारे स्मूथ मसल टिश्यू। तीसरा कार्डियक। कार्डियक से क्या समझ में आता है? हार्ट। तो ये आपको टिश्यूज कहां मिलेंगे? सिर्फ और सिर्फ हार्ट। हार्ट की वॉल्स में, ये सिर्फ हार्ट में मिलते हैं कार्डियक मसल। ये सबसे सिंपल है। अच्छा, दूसरी चीज देखो, कंट्रोल। कंट्रोल कैसे करते हैं? स्केलेटल मसल टिश्यू। मेरा हाथ को उठाना मेरे कंट्रोल में है, झुकाना मेरे कंट्रोल में है। कैसा है? वॉलेंट्री, कंट्रोल्ड बाय आवर विल। अब यहां पे देखो, ब्लड का फ्लो होना, हमारी आंख की आइरिस का प्यूपिल को छोटा करना, बड़ा करना, या खाने का मूवमेंट होना मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो ये कैसा है? इनवॉलेंट्री, नॉट अंडर आवर विल। इसकी बात करूं मैं, अब ये जो कार्डियक मसल है इसका काम क्या है? दिल को धड़काना। कार्डियक, दिल को धड़काना। क्या मेरे कंट्रोल में है कि दिल तेज तेज धड़के? नहीं, पर उनको देख के धड़कता है, पर मेरे कंट्रोल में नहीं होता है। तो बेटा ये भी कैसे हैं? इनवॉलेंट्री, नॉट इन आवर विल, है ना। नेक्स्ट है अपीयरेंस। अब अपीयरेंस किसका? भाई टिश्यूज किससे बने? सेल से। तो इनकी सेल का अपीयरेंस, मैं इनकी सेल को माइक्रोस्कोप से देखूंगा। अब ध्यान दो, स्केलेटल मसल टिश्यू को मैंने स्ट्राइएटेड मसल भी बोला है। स्ट्राइएटेड का मतलब स्ट्रिप्स होना। तो आप यहां पे देखो, ये जो हमारा स्केलेटल मसल टिश्यू है इसमें आप देखो आपको स्ट्रिप्स दिख रही है। कहीं कहीं पे डार्क है, कहीं पे ब्राइट होता है, फिर डार्क होता है, फिर ब्राइट होता है। तो यहां पे क्या है? डार्क और ब्राइट बैंड्स दिखने को मिलते हैं। शो लाइट एंड डार्क बैंड्स। जबकि मैं इसकी बात करूं, स्मूथ मसल टिश्यू की बात करूं, इसके अपीयरेंस की बात करूं, अनस्ट्राइएटेड। देखो लिखा हुआ अनस्ट्राइएटेड, यानी इसमें कोई स्ट्रिप्स या धारियां प्रेजेंट नहीं है, नो बैंड्स प्रेजेंट। फिर मैं बात करता हूं कार्डियक मसल टिश्यू की। इसमें आपको हल्की 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 धारियां दिख रही है। तो ये कैसा है? फेंट स्ट्राइएटेड। कैसा है? फेंट बैंड्स हैं, लाइट स्ट्राइएटेड है। नेक्स्ट है बेटा सेल के शेप की बात करें। ये शेप कैसा है? सिलेंडर जैसा शेप है, लॉन्ग शेप है, और कोई ब्रांच नहीं निकली है। तो लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनब्रांच्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। लॉन्ग सिलेंड्रिकल और बिना किसी ब्रांच का। ये बहुत इंपॉर्टेंट शेप है, याद रखना स्मूथ मसल टिश्यू का। ये कैसा होता है? स्पिंडल शेप्ड बोलते हैं। स्पिंडल मतलब पॉइंटेड एट एंड्स, लंबा है और पॉइंटेड एट एंड्स। तो स्पिंडल शेप, लॉन्ग विथ पॉइंटेड एंड्स। कार्डियक मसल टिश्यू की बात करूं तो सिलेंडर जैसा है, पर कुछ कुछ ऐसे हाथ पैर निकल रहा है, ब्रांचेस निकल रही हैं। तो सिलेंड्रिकल एंड ब्रांच। तो इसकी बात की तो कैसे? लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनब्रांच्ड। इसकी बात की स्पिंडल शेप्ड, लॉन्ग विथ पॉइंटेड, देखो ऐसे पॉइंटेड एंड्स। और ये कैसा है? सिलेंड्रिकल एंड ब्रांच्ड। नेक्स्ट बात करें बेटा हम
न्यूक्लियाई पर सेल की। यार हमने ये पढ़ा था सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो सेल को कंट्रोल करता है, यहां कुछ अलग होने वाला है। ये जो स्केलेटल मसल टिश्यूज होते हैं, इनकी जो सेल्स होती हैं उसके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है। यहां पे देखो दिख रहा है, एक ये न्यूक्लियस, एक ये न्यूक्लियस, एक ये न्यूक्लियस, कुछ पीछे साइड भी न्यूक्लियस होंगे, 3D में होगा ना ये सिलेंडर। तो बेटा इसको हम बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएट। क्या बोलते हैं? मल्टी न्यूक्लिएट, एक से ज्यादा न्यूक्लियाई, मोर देन वन न्यूक्लियस, मैनी न्यूक्लियाई। जबकि इन दोनों की मैं बात करूं, स्मूथ की बात करूं या कार्डियक की, यहां पे दिख रहा है कितना, एक ही न्यूक्लियस, यहां पे भी दिख रहा है कितना, एक ही न्यूक्लियस। तो ये कैसे हैं? यूनी न्यूक्लिएट, यानी एक ही न्यूक्लियस इसके अंदर है। लास्ट बेटा बात करेंगे इनके फंक्शन की। अब स्केलेटल मसल टिश्यूज किससे जुड़े हैं? बोन से। तो इनका फंक्शन क्या है? मूवमेंट कराना। तो दो तरह की चीजें समझो, एक तो मूवमेंट, बॉडी की मूवमेंट क्या होती है? खड़े होके हाथ मूव कराया मैंने, गर्दन मूव की मैंने, ऐसे किया मैंने, ऐसे किया, ये क्या है? मूवमेंट। दूसरी चीज है लोकोमोशन, हेल्प्स इन बॉडी मूवमेंट कॉमा लोकोमोशन। तो बॉडी मूवमेंट क्या हो गई? ये हो गई बॉडी मूवमेंट, ये हो गई बॉडी मूवमेंट, ये हो गई बॉडी मूवमेंट। अच्छा, लोकोमोशन, पूरी बॉडी मूव करने लगी, ये हो गया लोकोमोशन, कि बॉडी एक जगह से दूसरी जगह चली गई, है ना, जो मोशन होता है उसको लोकोमोशन बोला। यहां मैं बात करूं स्मूथ मसल टिश्यू की, ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे ब्लड का फ्लो होना, मूवमेंट ऑफ फूड होना, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। हेल्प्स इन इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स, फूड का मूवमेंट, ब्लड का फ्लो एक्सेट्रा। कार्डियक मसल का बेटा फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंदगी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है बेटा? पंपिंग ऑफ ब्लड, ब्लड को पंप करना, ये कौन कराते हैं? कार्डियक मसल के टिश्यू। और पंपिंग ऑफ ब्लड कैसे होती है? बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन रिदमिकली of the cardiac muscle tissue, pumps blood by rhythmic contraction and relaxation, ये याद रहना चाहिए। pumps blood by rhythmic, rhythm होती है ना, धक 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 धक, rhythmic contraction and relaxation of cardiac muscle tissue। लास्ट बेटा टायरनेस की बात करेंगे। अब एक बात बताऊं, मैं ऐसे 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 बहुत देर तक करता रहूं, मेरे पैर थक जाएंगे। मैं तुमसे बोलूं हाथ ऐसे खड़ा करके रखो, थोड़ी देर बाद कहोगे सर हाथ दर्द कर रहा है। मैं बोलूं हैंड्स अप, ऐसे खड़े रहो, थोड़ी देर बाद क्या टीचर नहीं देख रही तो हाथ ऐसे हो जाते हैं अपने आप, है ना। तो बेटा क्या होते हैं, जो स्केलेटल मसल टिश्यूज हैं, जो अटैच टू बोन्स हैं, ये थक जाते हैं, गेट टायर्ड इजिली। पर ये दोनों बेटा नहीं थक सकते, इनको परमिशन ही नहीं है। दिल के मसल्स को थकने की परमिशन दे सकते हो कि आप थक गए, अब हम सोने जा रहे हैं, दिल धड़कना बंद कर दो? नहीं, नेवर गेट टायर्ड, डू नॉट गेट टायर्ड। आपके जो ब्लड फ्लो हो रहा है, उन मसल्स को आप थकने दे सकते हो कि भाई अब ब्लड फ्लो नहीं चाहिए, सोने जा रहे? नहीं भाई, ब्लड फ्लो होगा, मूवमेंट ऑफ फूड होगा, मूवमेंट ऑफ वेस्ट होगा। तो ये इनवॉलेंट्री वाले जो मूवमेंट्स करा रहे हैं, चाहे वो स्मूथ हो गया चाहे कार्डियक हो गया, दे डू नॉट गेट टायर्ड, डू नॉट गेट टायर्ड। तो ये सारे डिफरेंस आपको अच्छे से याद होने चाहिए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? कनेक्टिव टिश्यूज। अब बॉडी में 7 तरह के कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, 7 काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। कुछ आपने सुन रखे हैं जैसे ब्लड, बोन, कुछ आपने नहीं सुने जैसे टेंडन्स, लिगामेंट्स, कार्टिलेजेस, एडिपोज टिश्यू, एरियोरल टिश्यू। इनको याद रखने के लिए एक छोटा सा मेमोनिक मैं बता रहा हूं, एक ट्रिक बता रहा हूं, सब पूरे 7 टिश्यू एक बार में याद हो जाएंगे। मान लो आपके स्कूल में लैब है और लैब के अंदर कैट बैठी हुई है, तो ऐसे याद करो, कैट लैब और यहां पे लगा दो स्क्वायर, कैट लैब स्क्वायर। सी से कार्टिलेजेस, ए से एडिपोज टिश्यू, टी से टेंडन्स, एल से लिगामेंट्स, ए से एरियोरल टिश्यू, बी से बोन और बी एक और बात है ब्लड। तो ये कितने हो गए? 7 के 7 टिश्यू। अब बेटा इतने सारे टिश्यूज हैं, सबके अपने अपने फंक्शंस हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू के बहुत सारे फंक्शन हैं, जैसे कि प्रोटेक्शन देता है, सपोर्ट देता है, ट्रांसपोर्टेशन देता है। जैसे आपकी बोन्स है, बॉडी क्या देती है? सपोर्ट देती हैं। जैसे आपका ब्लड है, वो क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है खाने को, पानी को, ऑक्सीजन को। स्टोर्स फैट, जैसे आपके एडिपोज टिश्यू हैं, ये फैट स्टोर करते हैं। फिल स्पेसेस, एरियोलर टिश्यू स्पेस फिल करते हैं। कनेक्ट टू टिश्यूज, टेंडन, लिगामेंट, दो टिश्यू को कनेक्ट करते हैं। गिव फ्लेक्सिबिलिटी, कार्टिलेजेस फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, वगैरह वगैरह। तो एक एक को हमें पढ़ना होगा। अभी एक इंपॉर्टेंट बात समझो, ये जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं ना, इसके अंदर जो सेल्स होती हैं ये ऐसे बड़ी दूर दूर होती हैं, बहुत ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेस होता है, बहुत दूर दूर ऐसे बिखरी होती हैं। अब बेटा इतनी दूर दूर अगर बिखरी हुई हैं तो इनको बांध के कैसे रखेंगे? भग तो नहीं जाएंगे। तो इनको बांधने के लिए इसमें इस तरह से कोई फ्लूइड या कोई जेल या कोई सॉलिड होता है जो इनको बांध के रखता है, पकड़ के रखता है, स्पेस को फिल करता है। इस सॉलिड को, लिक्विड को, जेल को हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये देखो, बचपन में आपने जरूर खाया होगा चिक्की, अभी भी खाते होंगे, दल पट्टी, चिक्की जो बोल लो। इसमें आप देखो मूंगफली के दाने कैसे हैं? दूर दूर है। अगर माइक्रोस्कोप से देखोगे दूर दूर ही दिखेंगे, बड़ा स्पेस है इनके बीच में।
तो ये सारे मूंगफली के दाने जुड़े किससे हैं? गुड़ से, जैगरी से पूरे जुड़े हुए हैं। तो इसमें गुड़ या जैगरी क्या बन गया है? एक मैट्रिक्स, सॉलिड मैट्रिक्स है, जिसने बांध के रखा है, पूरे को पकड़ के रखा है सारी की सारी मूंगफलियों के दाने को। इसी तरह से कनेक्टिव टिश्यूज की जो सेल होती हैं, उसके अंदर जो कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं उसके अंदर जो सेल्स होती हैं वो बड़ी दूर दूर होती हैं, स्पेस बहुत ज्यादा, तो वहां पे कोई ना कोई अंदर एक मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा। सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज आर लूजली पैक्ड, एकदम टाइटली पैक्ड नहीं है। स्पेस बिटवीन सेल्स फिल्ड विथ मैट्रिक्स, किसी चीज से भरा हुआ स्पेस मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में भी जेली लाइक, फ्लूइड और रिजिड, ठीक है, जेली लाइक हो सकती है, फ्लूइड और रिजिड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्लड, है ना। ब्लड क्या होता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। अब इसको फ्लूइड क्यों बोला अभी बताते हैं, पहले ये बताओ ब्लड के फंक्शन क्या क्या होते हैं। ब्लड का सबसे मेन काम है बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन करना, डाइजेस्टेड फूड बॉडी के हर पार्ट को देना। भाई मेरी उंगली को भी तो खाना चाहिए, मेरे यहां भी खाना चाहिए, मेरी आंखों को खाना चाहिए, मेरे पैर की उंगली खाना चाहिए, तो ब्लड बॉडी के डिफरेंट पार्ट में खाना लेके जाती है। और बॉडी के डिफरेंट पार्ट से वेस्ट, कूड़ा भी लेके आती है, गाड़ी वाला या घर से कचरा निकाल, कचरा भी आ जाता है। बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को, हर एक सेल को, बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, कौन लेके जाता है? ब्लड। और बॉडी की हर एक सेल कार्बन डाइऑक्साइड वापस देना चाहती है, कौन लेके आता है? ब्लड। बॉडी को हार्मोन्स की सप्लाई करना, ये सारे काम कौन करता है? ब्लड। तो ब्लड का काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइजेस्टेड फूड पहुंचाना, हार्मोन्स पहुंचाना, वेस्ट मटेरियल्स को बॉडी के डिफरेंट पार्ट से लेके आना। तो ये ब्लड का मेन काम है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, वेस्ट मटेरियल एंड गैसेस। एक और काम है ब्लड का कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो इन्फेक्शन से लड़ना, कौन लड़ता है? व्हाइट ब्लड सेल, तो प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, दूसरा काम है लड़ाई करना। अब ब्लड का नाम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्यों है? मान लो ये ब्लड का टिश्यू है, ये मैंने ब्लड का टिश्यू ले लिया, टिश्यू के अंदर क्या होंगी? ब्लड की सेल्स होंगी। ब्लड की 3 तरह की सेल होती हैं, सुन रखा होगा आपने, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो यहां पे देखो, ये रेड ब्लड सेल है लाल वाली, ये व्हाइट ब्लड सेल, और ये छोटे छोटे सफेद सफेद रंग के आपको यहां पे प्लेटलेट्स भी दिख रहे हैं। अच्छा, अब ये सारी सेल्स बड़ी दूर दूर बिखरी हुई है, तो इनको साथ में बांधने के लिए, स्पेस को फिल करने के लिए यहां पे एक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को हम बोलते हैं प्लाज्मा। इसीलिए ब्लड को हमने बोला फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि 90% स्पेस तो फ्लूइड ने ऑक्यूपाई रखा है। भाई सेल्स तो छोटी छोटी दूर दूर है, ज्यादातर अंदर क्या भरा हुआ है? प्लाज्मा भरा है। और प्लाज्मा क्या है? ब्लड का फ्लूइड मैट्रिक्स है। प्लाज्मा पूरा पूरा पानी ही होता है 90%, ठीक। तो ये ब्लड के 4 एलिमेंट और उनके फंक्शन पढ़ लेते हैं। भाई सबसे पहले तो प्लाज्मा क्या है? ब्लड के टिश्यू का क्या है? मैट्रिक्स है। तो फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ द ब्लड, फ्लूइड फॉर्म में है, 90% पानी है। प्लाज्मा का काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड को बॉडी में अलग अलग लेके जाना, और कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट को कलेक्ट करके आना, ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड एंड कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट। रेड ब्लड सेल्स, इसको रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स भी बोलते हैं, आरबीसीज। बेटा इसके पास एक स्पेशल तरह का पिगमेंट होता है, रेड ब्लड सेल के पास एक स्पेशल पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पिगमेंट है हमारे लिए हीमोग्लोबिन। पहली चीज तो हीमोग्लोबिन से ही ब्लड का कलर लाल होता है, तो पहली चीज तो ये समझो, रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट, और इसी की वजह से ब्लड का कलर कैसा होता है? लाल कलर का। व्हाट इज द पिगमेंट दैट प्रोवाइड्स रेड कलर टू द ब्लड? हीमोग्लोबिन। दूसरी चीज, हेमोग्लोबिन के पास एक ताकत होती है कि वो ऑक्सीजन से चिपक जाता है और ऑक्सीजन को लेके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे लेके जाता है। तो हेमोग्लोबिन इन आरबीसी हेल्प्स ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। लाइफ सेविंग बेटा पिगमेंट है ये। यही क्या करता है? ऑक्सीजन से चिपक के ऑक्सीजन को अपने ऊपर टांग के लेके जाता है, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को दे देता है। व्हाइट ब्लड सेल्स की बात करें तो इनका सबसे मेन फंक्शन है लड़ाई लड़ना, कि भाई बीमार पड़ गए हैं तो अब हम प्रोटेक्ट करेंगे, इन्फेक्शन से लड़ना। तो इनका क्या है? फाइट इन्फेक्शंस। व्हाइट ब्लड सेल्स 5 तरह की होती हैं, सिर्फ नाम आपको याद रखना है, न्यूट्रोफिल, इजनोफिल्स, बेजोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। तो ये 5 नाम आपको याद रखना है, न्यूट्रोफिल्स, इजनोफिल्स, बेजोफिल्स, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। काम क्या है? फाइट इन्फेक्शन। लास्ट में क्या है? प्लेटलेट, ये वाले प्लेटलेट का काम क्या है? ब्लड को क्लॉट करना, कहीं खून बह रहा है तो ब्लड को क्लॉट कर देना, तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट है बेटा टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। ये दोनों कनेक्टिव टिश्यू का डिफरेंस हमें अच्छे से आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। चलो समझते हैं। मान लो मुझे अपने हाथ को आगे मूव कराना है, तो मैं ब्रेन से सिग्नल भेजूंगा, किसके पास जाएगा? मसल्स के पास। मसल क्या करेगी? बोन से अटैच होगी और बोन को भी आगे मूव करा देगी। अब यही मसल जो बोन से अटैच्ड है, तो मसल ये रही मेरी,
कौन सी मसल? स्केलेटल मसल, यही तो बोन से अटैच होती है। और ये मेरी बोन, तो मसल को बोन से अटैच करने वाले टिश्यूज को बोलते हैं टेंडन्स। ये क्या करते हैं? मसल को बोन से अटैच करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू दैट अटैचेस मसल टू बोन। अब इनका काम क्या हो गया भाई? हम तो किसको मूव कराते हैं? मसल को। मसल किसको मूव कराती है? बोन को, विद द हेल्प ऑफ टेंडन्स। तो इनका काम क्या हो गया? बोन्स की मूवमेंट कराना, हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बोन्स। ये कैसे होते हैं बेटा? बहुत स्ट्रांग होते हैं और नॉन इलास्टिक होते हैं। बिल्कुल समय नहीं बर्बाद कर सकते, इलास्टिक नहीं। सोचा, तुरंत मसल मूव की, उसने टेंडन को मूव कराया और टेंडन ने बोन को मूव कराया। अच्छा, दूसरा है मेरा लिगामेंट। अब एक बात बताओ, हमारी बॉडी के अंदर एक बोन है या बहुत सारी बोन्स? बहुत सारी बोन्स हैं। और बोन्स के बीच में क्या होता है? जॉइंट्स होता है। तो एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट करने वाले टिश्यूज को हम लिगामेंट बोलते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज दैट अटैचेस बोन टू बोन। याद कैसे रखेंगे डिफरेंस? ऐसे याद रखो, बोन लव्स बोन, बोन को बोन से प्यार है। क्यों? मुझे भी नहीं पता क्यों। बोन लव्स बोन, तो बेटा बीच में क्या आ गया? एल। एल मतलब लिगामेंट। क्या करता है? बोन को बोन से जोड़ता है। जैसे यहां पे देखो, मैंने हाथ दिखाया है, हाथ के बोन्स दिखाए अपने हैंड के, तो यहां पे देखो एक बोन ये है, एक बोन ये है, एक बोन ये है। सारी बोन्स किससे अटैच्ड हैं? लिगामेंट से। तभी तो मैं ऐसे फिंगर मोड़ पा रहा हूं। बीच में क्या है? जॉइंट्स के बीच में क्या है? लिगामेंट। इनका काम क्या हो गया? जॉइंट्स को सपोर्ट करना। ये देखो, जॉइंट्स को सपोर्ट करना। तो इनका काम क्या है? सपोर्ट टू जॉइंट्स या हेल्प इन होल्डिंग ऑफ बोन्स टुगेदर। अब भाई दो अलग अलग बोन है, मान लो बीच में लिगामेंट नहीं होता तो ऐसे गिर जाती, ऐसे हो जाती। तो ये क्या करते हैं? हेल्प इन होल्डिंग ऑफ बोन्स टुगेदर या जॉइंट्स को सपोर्ट देने का काम। अच्छा, ये भी बेटा स्ट्रॉन्ग तो होते हैं पर ये इलास्टिक होते हैं। क्यों इलास्टिक? क्योंकि ऐसे आपको उंगली मोड़नी है, वापस भी तो लानी है, तो इलास्टिक इन नेचर होना चाहिए। तो ये स्ट्रॉन्ग तो है पर साथ में इलास्टिक भी है। तो टेंडन्स क्या हो गए? ऐसे टिश्यूज जो मसल को बोन से जोड़े, और लिगामेंट क्या हो गए? ऐसे टिश्यूज जो बोन को बोन से जोड़े। अगली चीज है कार्टिलेज। देखो ये स्ट्रक्चर क्या है? स्केलेटल है, बोन्स तो इसमें दिख ही रही हैं। कार्टिलेज क्या होता है? मैं एक चीज दिखाऊं, स्कूल में कई बार करते होगे, ऐसे कान का समोसा बनाया, ऐसे कि समोसा बन गया। यार ये कान फोल्ड क्यों हो जा रहा है? यानी कान के अंदर कुछ ऐसे टिश्यूज हैं जो बड़े फ्लेक्सिबल हैं। जैसे नोज, ये देखो ऐसे दब जा रही है। नोज के पास भी कुछ ऐसे टिश्यूज हैं जो फ्लेक्सिबल हैं। इन्हीं टिश्यूज को बेटा हम कार्टिलेज बोलते हैं। ये आपको कहां पे मिलते हैं? ये आपको, ये देखो, नोज पे मिलेंगे, ईयर पे मिलेंगे, और कहां मिलते हैं? और हमें जॉइंट्स पे भी मिलते हैं। देखो, दो बोन्स को जोड़ने वाला टिश्यू कौन सा है? लिगामेंट। बोन लव्स बोन। पर मान लो यहां पे ये जॉइंट है मेरा, एल्बो जॉइंट, ये मैं बार बार बोन को ऐसे ऐसे कर रहा हूं, तो दो हड्डियां आपस में घिस नहीं रही होंगी लगातार, खचर 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 खचर, फ्रिक्शन, चूरन नहीं बन जाएगा हड्डी का। तो यहां पे इस फ्रिक्शन को कम करने के लिए कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। कहां पे? आपके एल्बो में क्या होता है? कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है? यहां पे जो फ्रिक्शन है, जॉइंट्स का जो फ्रिक्शन है उसको कम कर देता है। यहां पे गद्दा बन जाता है, कुशनिंग देता है इसको, ये स्मूथ करता है बोन सरफेस एट जॉइंट्स। जैसे यहां मान लो आपके नी में है, ऐसे ऐसे बार बार मोड़ रहे हो, बार बार मोड़ रहे हो, तो हड्डियां ऐसे कचर 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 चूरन बन सकता है। तो यहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं? कार्टिलेज, जो यहां पे कुशनिंग का काम करते हैं, यहां पे फ्रिक्शन कम करते हैं, यहां पे स्मूथ करते हैं बोन सरफेस को। तो कार्टिलेज इज फाउंड इन जॉइंट्स सच एज द नीज एंड एल्बोज। और कहां मिलते हैं? ईयर में। और कहां मिलते हैं? नोज में। और भी बहुत सारी लोकेशन में मिलते हैं। ये कैसे टिश्यू हैं? फ्लेक्सिबल टिश्यू हैं। इट इज अ फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या देता है? फ्लेक्सिबिलिटी देता है। देखो ना क्या फ्लेक्सिबिलिटी है, मस्त फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इनकी सेल्स कैसी होती हैं? बहुत दूर दूर। सेल्स आर वाइडली स्पेस्ड, तभी तो क्या मिल रहा है? वाइडली स्पेस्ड, तभी तो क्या मिल रही है? फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है। ठीक है, इनका काम क्या हो गया? प्रोवाइड्स कुशनिंग, रिड्यूसेस फ्रिक्शन, ऑफर्स सपोर्ट। और क्या देते हैं बेटा? ये बोन सरफेस पे क्या करते हैं? बोन सरफेस पे ये स्मूदन कर देते हैं, स्मूदन दी बोन सरफेस एट दी जॉइंट्स। चलो भाई, अब बोन और कार्टिलेज का डिफरेंस समझते हैं। बोन कैसी होती है? हार्ड होती है, फ्लेक्सिबल बिल्कुल भी नहीं होती। कार्टिलेज कैसा होता है? इतना हार्ड नहीं होता, फ्लेक्सिबल होता है। तो यही लिखा है, बोन कैसी है? हार्ड एंड नॉन फ्लेक्सिबल। कार्टिलेज कैसा है? फ्लेक्सिबल, नॉट वेरी हार्ड। यही चीज समझाइए आगे। वी कैन नॉट बेंड द बोन्स इन आवर आर्म्स। ये आपके आर्म है, इस बोन को क्या बीच से इसे तुम बेंड कर सकते हो? नहीं, ऐसे मार के तोड़ दोगे तो बोन टूट जाएगी ना। सो वी कैन नॉट बेंड द बोन इन आवर आर्म्स, क्योंकि बहुत हार्ड होती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती। कार्टिलेज, ऑफ कोर्स वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ द ईयर। ये कैसे होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं। अब बोन
का जो टिश्यू है, बोन का ये टिश्यू है, अंदर क्या होंगी, सेल्स होंगी। यहां पे बेटा जो मैट्रिक्स होता है वो भी बहुत हार्ड होता है, तभी तो बोन कैसी है, रिजिड, हार्ड, नॉन फ्लेक्सिबल। तो यहां जो ये मैट्रिक होता है, बोन टिश्यू का जो मैट्रिक्स है, ये क्या है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, वेरी हार्ड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कैसा होता है, हार्ड। जबकि मैं इसकी बात करूं, कार्टिलेज की बात करूं, तो कार्टिलेज के टिश्यू के अंदर जो आपको यहां पे मैट्रिक्स, जो फ्लूइड भरा हुआ है, जो जली भरी हुई है, कैसी होती है, इतनी हार्ड नहीं होती, प्रोटीन्स और शुगर भरे होते हैं। मैट्रिक्स मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर्स, नॉट दैट हार्ड। लास्ट में फंक्शन बताया है, बोन का फंक्शन क्या है भाई, बॉडी को शेप देना, स्केलेटल को सपोर्ट देना, हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन को प्रोटेक्ट करके रखना। जैसे ब्रेन के ऊपर आप देख रहे हो स्कल है पूरा, क्रेनियम बोलते हैं इसको, बोनी बॉक्स, ये क्या करता है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है डैमेज से, कहीं अगर एक्सीडेंट हो तो सीधा ब्रेन पे इंजरी ना हो। जैसे हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, उसके ऊपर क्या होती है, रीढ़ की हड्डी, वर्टिबल कॉलम, वो उसको प्रोटेक्ट करती है। जैसे हमारा लंग्स है, हार्ट है, इन सब के ऊपर रिबकेज बना हुआ है, तो प्रोटेक्ट दी वाइटल ऑर्गन्स आल्सो, प्रोवाइड शेप टू दी बॉडी, प्रोवाइड स्केलेटल सपोर्ट, प्रोटेक्ट्स वाइटल बॉडी ऑर्गन्स सच एज ब्रेन्स, लंग्स, स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट एक्सेट्रा। ठीक है, यहां इसकी बात करूं मैं, कार्टिलेज, इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है फ्लेक्सिबिलिटी देना, जॉइंट्स पे फ्लेक्सिबिलिटी देना, फ्रिक्शन रिड्यूस करना, स्मूथेंस बोन सरफेस एट दी जॉइंट्स, कुशनिंग देना। इट प्रोवाइड्स कुशनिंग, रिड्यूसेस फ्रिक्शन, स्मूथेंस बोन सरफेस एट जॉइंट्स। तो ये डिफरेंस हो गया बोन और कार्टिलेज का। नेक्स्ट है एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। एरियोलर टिश्यू बेटा वो टिश्यू है जो एनिमल के अंदर कहीं भी खाली स्थान है, कहीं भी स्पेस है, तो वहां पे एरियोलर टिश्यू भरा होगा। मोस्ट एबंडेंट टिश्यू है एनिमल के अंदर, मोस्ट एबंडेंट टिश्यू इन एनिमल, जहां भी स्पेस है वहां पे भरा होगा। तो इसको कई बार हम लोग फिलिंग टिश्यू भी बोलते हैं, कि खाली स्थान भरो का काम, तो ये क्या कहलाता है, फिलिंग टिश्यू कहलाता है। इसकी एक लोकेशन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, विच इज बिटवीन स्किन टिश्यू एंड मसल टिश्यू। हमारी स्किन के जस्ट नीचे क्या मिलता है, एरियोलर टिश्यू, उसके नीचे क्या होते हैं, मसल के टिश्यू। तो स्किन और मसल के बीच में क्या होता है, एरियोलर टिश्यू होता है। अब इसका काम क्या है, मान लो हमें चोट लग गई, इंजरी हो गई, तो क्या होता है, हमारी स्किन छिल जाती है। भाई चोट लग गई तो स्किन की एक लेयर निकल गई, उसके जस्ट नीचे क्या है, एरियोलर टिश्यू, यहां पे इसकी सेल्स हैं। अब इसकी सेल्स क्या करेंगी, धीमे धीमे ये एक्सपोज होकर ऊपर हो जाएंगी, ऊपर से स्किन हट गई। अब यही क्या बन जाती है, हमारी स्किन बन जाती है। मतलब ये क्या करता है, ये टिश्यू को रिपेयर करता है इन केस ऑफ इंजरी, जो डैमेज होता है उसको रिपेयर करने का काम करता है। दूसरा इसका काम क्या है, दूसरा यही फिलिंग टिश्यू है, तो ऑर्गन्स के स्पेसेस को फिल करने का काम करता है। हेल्प्स इन टिश्यू रिपेयर आफ्टर इंजरी, इंजरी हो गई तो इनकी जो सेल्स हैं वही क्या बन जाएगी, स्किन, तो टिश्यू को रिपेयर कर दिया। दूसरी चीज क्या कर रहा है, फिल द स्पेसेस इनसाइड द ऑर्गन्स। दूसरा है हमारा एडिपोज टिश्यू, नाम पहली बार सुना है पर है बड़ा इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है सर बताओ यार, जो हमारा ये जो मोटापा है, जो फैट है बॉडी में हर जगह, जो ये फैट है, ये किसमें स्टोर होता है, फैट स्टोर होता है एडिपोज टिश्यू में। तो एडिपोज टिश्यू को आप फैट टिश्यू भी बोल सकते हो। क्या करता है, स्टोर्स फैट, ये जो मोटापा है, जो चर्बी है, किसमें स्टोर है, एडिपोज टिश्यू में। इनकी सेल्स को हम फैट सेल्स भी बोलते हैं। मान लो ये मेरा एडिपोज टिश्यू है, इसके अंदर क्या है, बहुत सारी सेल्स हैं, इसमें से मैंने एक सेल को बाहर निकाला, तो इसकी सेल को मैं फैट सेल भी बोल सकता हूं या एडिपोसाइट भी बोलते हैं, मेड ऑफ फैट सेल्स, जिसको हम एडिपोसाइट्स भी बोलते हैं। अच्छा, इनकी सेल में एक बड़ा सा फैट ग्लोब्यूल होता है, इसी में क्या स्टोर्ड होता है, फैट स्टोर्ड होता है विथ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स। कहां पे मिलते हैं ये, फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। अब इसका काम क्या होगा बेटा, बॉडी में जो फैट स्टोर्ड है उसका काम क्या है, एक तो मोटापा है, पर इसका काम क्या है मोटापे का, बेटा ये फैट क्या है, एनर्जी है। जो खाना खाया वही तो स्टोर हो गया, जिस खाने की जरूरत नहीं थी वो फैट के फॉर्म में स्टोर्ड है। तो बेटा ये स्टोर्ड एनर्जी है, मोटे आदमी को छोड़ दो 10-15 दिन जिंदा रह जाएगा, ये छोड़ना नहीं, मतलब क्या, कुछ दिन आप खाना पीना ना खाओ तो क्या होता है, यही स्टोर्ड एनर्जी आने लगती है। तो एक तो ये एनर्जी स्टोर करता है इन दी फॉर्म ऑफ फैट, एडिपोज टिश्यू। दूसरा काम क्या है बेटा, मोटे आदमी को ठंड कम लगती है, इंसुलेशन देता है, ये लेयर बन गई ना तो आपको इतनी ठंडी नहीं लगेगी। जैसे पोलर बियर है बेटा, मोटा सा होता है, देखते हो ठंडे एनवायरमेंट में रहता है, कोई स्वेटर वेटर कुछ नहीं पहनता है, क्यों, क्योंकि उसके पास फैट की लेयर होती है। तो इसके फंक्शन क्या हो गए, इट स्टोर्स एनर्जी इन दी फॉर्म ऑफ फैट। दूसरा, प्रोवाइड्स इंसुलेशन, यानी टेम्परेचर रेगुलेशन करता है। एग्जाम्पल क्या दे दिया, पोलर बियर का दे दिया। इनकी सेल का नाम याद रखना, एडिपोसाइट होता है। चलो अब हम लास्ट तरह के टिश्यू पे पहुंच गए, लास्ट एनिमल टिश्यू विच इज नर्वस टिश्यू। ये हम आपको बहुत ही
कम पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि 10th में ये बहुत डिटेल में पढ़ना है, एनसीईआरटी भी इसके ऊपर 1-1.5 पैरा ही लिखती है। नर्वस टिश्यूज बेटा कहां मिलते हैं ये याद रखना, ब्रेन में मिलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में मिलते हैं, और हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारे तार निकलते हैं, बहुत सारे वायर्स निकलते हैं जो पूरी बॉडी को सिग्नल पहुंचाते हैं। ब्रेन ही तो बताता है क्या करना है, स्पाइनल कॉर्ड ही तो बताता है क्या करना है। तो वो जो तार निकलते हैं जो हमारे ब्रेन से निकलने वाले तार होते हैं, इन तारों को हम बोलते हैं नर्व्स। इन नर्व्स को भी कौन बनाता है? हमारे नर्व टिश्यू बनाते हैं। तो नर्वस टिश्यू कहां कहां? ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, और किसमें? इन वायर्स में। इन वायर्स को मैंने क्या बोला? नर्व्स बोला। ठीक है। सो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, ये जो तार निकल रहे हैं, कंपोज्ड ऑफ द नर्वस टिश्यू। अब ये जो नर्वस टिश्यू की बेटा सेल होती है, नर्वस टिश्यू के अंदर जो सेल होती है, ये बड़ी लंबी लंबी होती है, बड़ी लंबी लंबी सेल होती है। इन सेल को हम नर्व सेल्स भी बोल सकते हैं, या इनका एक नाम है न्यूरॉन भी बोला जाता है। सेल ऑफ नर्वस टिश्यू इज कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स आर द लॉन्गेस्ट सेल इन बॉडी। सबसे लंबी सेल है बॉडी की। कितनी लंबी? इतनी इतनी बेटा, इतनी लंबी। आप तो सेल सोचते थे छोटी छोटी होती है, पर नर्व टिश्यू की जो सेल होती है, न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स, ये 1-1 मीटर जितनी लंबी, इतनी इतनी लंबी सेल होती है। कैन बी अप टू अ मीटर लॉन्ग। अब आप बोलो नर्वस टिश्यू का काम क्या है? बेटा नर्वस टिश्यू का काम है ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज लेके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को पहुंचाना। दूसरा, बॉडी के डिफरेंट पार्ट से मैसेज लेके ब्रेन को पहुंचाना। भाई मैंने चाय का कप पकड़ा, चाय गर्म है कि ठंडी, मुझे कैसे पता चला? यहां मेरे हाथ में जैसे ही चाय का कप पकड़ा, यहां से सिग्नल गए। कैसे? नर्व्स के थ्रू। कहां? ब्रेन के पास, जो बताते हैं कि भाई चाय गर्म, छोड़ दे, मत पी। तो इनका काम क्या है बेटा? ये मैसेज कैरी करते हैं। ठीक है। ये न्यूरॉन है आपकी या नर्व सेल्स है। इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हम लोग अभी पढ़ लेते हैं, 10th में और डिटेल में भी पढ़ना है। डायग्राम क्या है बेटा? ध्यान से देखो, अजीब सी सेल दिख रही है। अभी तो सेल में से गोल सी देखते थे, इसमें क्या है? सेल का मुंह भी है, सेल का बॉडी भी है, सेल की पूंछ भी है। तो बेटा ये जो ऊपर गोल वाला पार्ट दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं मेन सेल बॉडी। क्यों इसको सेल बॉडी क्यों बोला? क्योंकि न्यूक्लियस इसी के अंदर है, कंट्रोल सेंटर यहीं पे है, इसलिए इसको बोला मैंने सेल बॉडी। ऊपर देखो आप, कुछ फुचरे 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 निकले हुए हैं, कुछ ब्रांच्ड पार्ट्स निकले। इन ब्रांच्ड पार्ट्स को मैं बोलता हूं डेंड्राइट। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट। ये क्या करते हैं? सिग्नल का शिकार। ऐसे डेंड्राइट, कहां है सिग्नल, कहां है सिग्नल, को पकड़ के ले आते हैं, सिग्नल का शिकार करते हैं। सिग्नल यहां आता है, फिर सेल बॉडी में जाता है, फिर यहां से इसमें आता है। ये जो आपको लॉन्ग ऐसे यहां पे एक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं एक्सॉन। ये क्या है? सिंगल लॉन्ग पार्ट इन दी फॉर्म ऑफ फाइबर। इसे हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन। ये पीला वाला नहीं बेटा, ये तो अलग चीज होती है, ये माइलिन शीट होती है, ये रहने दो, सिलेबस में नहीं है। ये जो नीचे जो पूरी जो टेल दिख रही है, इसको बोलते हैं एक्सॉन। और लास्ट में आपको यहाँ पे रूट जैसा कुछ दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं न्यूरॉन की एंडिंग, यानी नर्व एंडिंग। तो ये सारे पार्ट्स याद रखने हैं। सबसे ऊपर क्या है? ऐसे शॉर्ट ब्रांच पार्ट्स, डेंड्राइट। उसके बाद क्या है? सेल बॉडी। फिर क्या है? एक्सॉन। उसके बाद क्या है? नर्व एंडिंग है। ठीक है। नर्वस टिश्यू रिसीव स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या है बेटा? कोई भी चेंज इन दी सराउंडिंग, कुछ भी चेंज हुआ, अचानक से क्या हुआ? ठंड लग रही है, तो बॉडी ने सिग्नल पहुंचाया, ठंड लग रही है, ब्रेन के पास, ब्रेन ने स्वेटर पहन लिया। तो रिसीव स्टिमुलाई एनी चेंज इन सराउंडिंग एंड ट्रांसमिट इट रैपिडली फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर। अच्छा, एक चीज और बोलते हैं कि ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स। अब बेटा इंपल्स क्या होता है? इंपल्स बोल दो, आप इसको सिग्नल बोल दो, आप इसको मैसेज बोल दो। ठीक है। तो इंपल्स बोला जाता है जो मैसेज है, जो सिग्नल है। जैसे तार में क्या जाता है? इलेक्ट्रिक सिग्नल। यहां पे क्या जाता है बेटा? यहां पे इंपल्स जाता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स भी बोलते हैं कई बार। इंपल्स कैसे ट्रांसफर होता है? हमारी बॉडी में नर्व हर जगह है ना, और नर्व किससे बनी है? बहुत सारे टिश्यूज से। और टिश्यूज किससे बना है? बहुत सारे नर्व सेल्स यानी न्यूरॉन से। एक न्यूरॉन ये, एक न्यूरॉन ये, दूसरी ये सेल है बेटा, और कुछ मत सोचना, ये भी सेल है। तो बहुत सारे नर्व सेल्स यहां से, हाथ से लेके मेरे ब्रेन तक कनेक्टेड है। मान लो मेरे हाथ ने गर्म चाय को छुआ, तो मेरे हाथ के यहां जस्ट फिंगर्स पे जो न्यूरॉन थे, उन्होंने यहां से सबसे पहले यहां पे जो डेंड्राइट थी, उसने एक मैसेज रिसीव किया। क्या रिसीव किया? कि हॉट है। इस डेंड्राइट ने यही मैसेज भेज दिया सेल बॉडी को। सेल बॉडी ने यही मैसेज भेज दिया किसको? एक्सॉन को। एक्सॉन ने यही मैसेज भेज दिया किसको? नर्व की एंडिंग को। अब एक नर्व एंडिंग आ गई। अब यहां से क्या होता है? यह सिग्नल चला जाता है
दूसरे सेल की डेंड्राइट पे, फिर वहां से सेल बॉडी पे, फिर वहां से एक्सॉन पे, फिर उसकी नर्व एंडिंग, फिर वहां से दूसरे की डेंड्राइट, और इस तरह से मैसेज ट्रैवल करता है और ऐसे माइक्रो सेकंड में मैसेज ट्रैवल करता है। यहां पे जो ये गैप होता है इसको साइनैप्स बोलते हैं, क्लास 10th में पढ़ेंगे। यहां से यहां सिग्नल जंप कैसे करता है ये सारी कहानी पढ़ेंगे। तो नर्व इंपल्स या सिग्नल या मैसेज सबसे पहले डेंड्राइट पे पहुंचता है, मूव अलोंग दी axon, reach the nerve ending, impulse is passed to dendrite of next neuron। इनका काम क्या क्या है? nerve impulse help us to move our muscles, enable animals to move rapidly in response to a stimuli। कुछ भी हुआ तो उसके रिस्पॉन्स में जल्दी से मूव कर सकते हैं। यहां पे चैप्टर समाप्त होता है। अब मैं अनाउंस करने जा रहा हूं विनर्स पिछले लेक्चर के जो क्वेश्चन पूछा था उसके। तो पिछले लेक्चर ग्रेविटेशन का जो क्वेश्चन था उसका आंसर था जी, ऑप्शन सी। बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया, कुछ का नाम मैं अनाउंस कर रहा हूं। सबसे पहले हरि पटेल, यार पीडब्ल्यू का लोगो लगाया था, इग्नोर नहीं हो पाया। लाउड पियानो, सुलिखा देवी, मिस्टर शिवम साइबर, आई स्मार्ट आर्यन, करुण गुलिया, कृष्णा सिसोदिया, सीमा तालुकदार, निंजा नानू, अभिकमंडल, कार्तिका सिंह, अखिलेश कुमार, इन सबको बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशन सारे गुड्डू गुड़िया को। और इस लेक्चर के विनर अनाउंस करूंगा अगले लेक्चर के एंड में। पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।